वो कहीं भी डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं होगी, सीधी जाएगी और सीधी चली आएगी। तो जिस रास्ते में जाता हूं उसी रास्ते में चला आता हूं, मैं भूला भटका मुसाफिर नहीं हूं। ठीक है, तो चलिए, पता नहीं कहां से आ गया मेरे मन में, मैं भी हिंदी टीचर नहीं हूं। चलिए, हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर आज डिस्कस करने वाले हैं हम, जिसका नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, और साथ ही साथ ये टफ भी है बच्चों, टफ भी है। ठीक है, तो काफी अच्छे से समझने की जरूरत है इस चैप्टर को, क्योंकि इसके अंदर के न्यूमेरिकल्स बहुत दिक्कत देता है बच्चों को। साथ ही साथ इसके अंदर कुछ ऐसे कंसेप्ट भी हैं जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करता है। तो इस वीडियो के अंदर हम हर एक वो इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे कि सारे कंसेप्ट्स, साथ ही साथ PYQs भी डिस्कस करेंगे हम, और चैप्टर को काफी ईजी बना देंगे। सो अगर आपको इस चैप्टर को पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है, और आप चाहते हो कि आपके मार्क्स एक भी कटआउट ना हो आपके बोर्ड्स एग्जाम में इस चैप्टर से, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीटली देखना पड़ेगा। आपको मुझसे एक प्रॉमिस करनी पड़ेगी कि हाँ सर, मैं बैठ के 1.5 घंटे कंटिन्यूअसली इस वीडियो लेक्चर को देखूंगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चों कि अगर आप बीच में डिस्ट्रैक्ट हुए, ठीक है, बीच अगर आप डिस्ट्रैक्ट हुए तो हो सकता है कि वो इंपॉर्टेंट टॉपिक हम उस टाइम जो डिस्कस कर रहे हो आपके दिमाग से निकल जाए और एग्जाम में आ जाए, तो आपके प्रॉब्लम हो सकती है। तो टाइम अगर आपके पास है तो आप 1.5 घंटा लेके बैठो, अच्छे से मजे से नोट्स बनाओ, मेहनत करो, ताकि आपके अच्छे एग्जाम्स में मार्क्स आए। ठीक है, ताकि आपके एग्जाम्स में अच्छे मार्क्स आए। क्लियर है? तो चलिए, टाइम को बगैर वेस्ट किए वी विल स्टार्ट आवर लेक्चर। एज यू नो, माय नेम इज अभिषेक मिश्रा एंड लेट्स लर्न द कॉन्सेप्ट्स। तो देखो, जैसा कि सबसे पहली चीज हम लाइट के बारे में पढ़ने वाले हैं, बराबर। तो फर्स्ट थिंग जो हमारे मन में आता है, हमारे जहन में आता है, दैट इज कि भाई ये लाइट होता क्या है, किसको कहते हैं लाइट, व्हाट इज लाइट। ठीक है, तो सबसे पहली चीज हमारे मन में आता है दैट इज व्हाट इज लाइट, कि ये लाइट है क्या, लाइट किसको कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखो, लाइट को जनरली अगर हम बात करें तो लाइट के लिए एक डिफाइन की जाती है, दैट इज लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलते हैं इसको? लाइट क्या है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तो अपने को समझ में नहीं आता सर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है मालूम नहीं, ये 12th वालों के लिए है। ठीक है, पर हम तो छोटे बच्चे हैं, हम तो नन्हे मुन्ने हैं, और जब हम नन्हे मुन्ने हैं तो हमारे लिए ये डेफिनेशन हम नहीं याद रखेंगे। हम क्या याद रखेंगे कि भाई लाइट एक ऐसी चीज है, लाइट एक ऐसी चीज है बच्चों जो हम क्या करता है, जो हमें चीजों को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। एग्जाम्पल में, इस रूम में लाइट जल रही है, मैं लाइट ऑफ करूं, क्या हो जाएगा? अंधेरा हो जाएगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि लाइट ऑफ हो गई। हमने अपने ट्यूबलाइट्स को, हमने अपने बल्ब्स को क्या किया? ऑफ कर दिया। ठीक है, जैसे रात को आप पढ़ाई कर रहे हो, मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो, अचानक लाइट चली जाए तो क्या होगा? आपको सब अंधेरा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि लाइट एक ऐसी चीज है जो हमें क्या करता है, चीजों को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है। बेसिकली ये क्या होता है? एक टाइप का वेव है। किस टाइप का वेव है? दैट नेम इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, सो लाइट इज समथिंग व्हिच हेल्प अस टू सी द ऑब्जेक्ट वेरी क्लियरली, एंड इट इज आल्सो अ टाइप ऑफ वेव व्हिच इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बोलो, क्लियर है यहां तक बातें? ठीक है जी। अब आते हैं फिनोमेना, कि भाई लाइट में कौन कौन से फिनोमेना होते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लाइट में 3 फिनोमेना होता है। फिनोमेना बोले तो अगर मान लो कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट पर अगर लाइट ऐसे इंसिडेंट हुआ, ऑब्जेक्ट पे क्या हो रहा है? लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रहा है, तो लाइट के पास 3 चीजें होने की संभावना यहाँ पॉसिबिलिटी है। पहला क्या? कि लाइट रिफ्लेक्ट करेगा, अगर टकरा के ऐसे चला गया, अभी हम पढ़ेंगे लेकिन आप समझो जनरली कि लाइट ऐसे आई और टकरा के ऐसे चली गई, इसको बोलते हैं हम रिफ्लेक्ट होना। क्या बोलते हैं इसको? रिफ्लेक्ट होना। ठीक है, अगर जो कुछ लाइट यहाँ पे क्या हो, कुछ लाइट यहाँ पे जमा हो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए। ठीक है, कुछ लाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे स्टोर हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, इसको बोलेंगे हम एब्जॉर्ब लाइट, ABSORBED। ठीक है, कुछ लाइट क्या हो रहा है? एब्जॉर्ब हो जा रहा है, जमा हो जा रहा है, और कुछ लाइट बच्चों इसमें से बाहर निकल जाता है, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्ट होना। ठीक है, या रिफ्रैक्शन बोल सकते हो आप। सो ये रिफ्लेक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्शन हो गया, और ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन। बोलो, क्लियर हुआ? तो पहले लाइट क्या होता है? लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है, जो कि हमें क्या करता है? चीजों को देखने में हेल्प करता है। ठीक है, दूसरी चीज कि लाइट के अंदर 3 फिनोमेना होता है। कौन कौन सा फिनोमेना? 3 फिनोमेना, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। बोलो, यहां तक चमक गया, समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं जब जो टॉपिक यहां से मेनली स्टार्ट होता है, दैट इज कि भाई रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको कहते हैं, कि क्या है रिफ्लेक्शन, किसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? तो द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर इट हिट्स द पॉलिश सरफेस। यानी कि एक हमारा मान लो कोई सरफेस है, ठीक है, बहुत ध्यान समझना बच्चों, बहुत ध्यान समझना कि अगर एक हमारे पास पॉलिश सरफेस है, नॉर्मल सरफेस रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्या? एक पॉलिश सरफेस है। कैसा सरफेस है? पॉलिश सरफेस। और जब लाइट इसके ऊपर से ऐसा इंसिडेंट होगी, टकराने के बाद क्या हो रहा है? इट हिट्स द पॉलिश सरफेस, बाउंसिंग बैक हो रहा है। क्या हो रहा है? बाउंसिंग बैक, यानी टकराने के बाद ऐसे निकल जाए, बाउंस कर जाए बैक। कहां पे? सेम मीडियम में। मान लो ये हमारा एक मीडियम है, ये एक मीडियम है, ये सब चीज आपको समझ में आएगी आफ्टर अ सर्टेन टाइम। लेकिन अभी आप ये समझो कि मान लो यहाँ पे लाइट ऐसे आई, ये मान लो हमारा सरफेस है, लाइट ऐसे आई, टकराई, और टकराने के बाद
निकल गई, टकराई और निकल गई, टकराई और निकल गई, इसको क्या बोलेंगे हम? रिफ्लेक्शन। सो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम? रिफ्लेक्शन। बोलो, याद रहेगा? याद रहेगा आपको कि बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम नोन एज रिफ्लेक्शन। ठीक है जी। अब रिफ्लेक्शन हो रहा है तो क्या लॉ फॉलो करेंगे? बिल्कुल करेंगे, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अंदर दो लॉ होते हैं। कौन कौन से? दो लॉ। पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है, जो इंसिडेंट एंगल है और रिफ्लेक्शन एंगल क्या होते हैं? ये बराबर होते हैं। अब बताओ इंसिडेंट एंगल क्या है? तो आ जाता है यहाँ पे इस डायग्राम में। ठीक है, देखो ये लाइट आपको दिखाई दे रही है, कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि हमें दिखाई नहीं देगा। देखो ये लाइट आपको दिखाई दे रही है, इंसिडेंट रे, ये जो लाइट आ रही है ऐसे, ये इंसिडेंट हो रहा है। ठीक है, ये हमारा मिरर है। ठीक है बच्चों, एक बात समझो आप कि अगर ऐसे सरफेस है और इस पे ऐसे लाइट ड्रॉ है, जैसे ये आप दिख रहा है आपको, ये इसको मिरर कहते हैं। मतलब एक नॉर्मल हुआ तो ग्लास हुआ, एक साइड अगर आपने कलर कर दिया, कोटेड कर दिया, पॉलिश कर दिया, तो क्या बना? मिरर बना। ठीक है, तो मिरर जो है आपके पास, ये जो मिरर है, हम डॉट में ऐसे क्रॉस कर दे रहा हूं तो आपको पता चलेगा, ये जो मिरर वाली लाइन है, जब लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ तो टकरा के ऐसे निकल गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, ये आपका इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, अब ये जो एक लाइन दिख रही है आपको सरफेस के परपेंडिकुलर, किसके? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस जो है हमारे पास, इसको बोलते हैं नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं इसको? नॉर्मल लाइन। अब जो इंसिडेंट एंगल होता है, इंसिडेंट एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। दिख रहा है आपको? आई दिख रहा है आपको? आई। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल हुआ दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर हुआ? इंसिडेंट एंगल किसको बोलते हैं? इंसिडेंट एंगल वो एंगल है जो किसके बीच में है? इंसिडेंट रे और नॉर्मल, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल हुआ दैट इज कॉल्ड इंसिडेंट रे, और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल हुआ दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेड रे। बोल, समझ में आ रहा है बच्चों? कमेंट कर देना एक बार। क्लियर हो रहा है? कोई डाउट है तो बता देना। चाहे समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्लियर? अच्छा, पहला लॉ समझ में आ गया जी। दूसरा क्या है? दूसरा है बच्चों, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इन द सेम प्लेन, लाइज इन द सेम प्लेन। ठीक है, जैसे मानो ये हमारा सरफेस है, ये नॉर्मल हो गया, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया। भाई एक ही प्लेन में हो रहा है ना। टोटल प्लेन कितने होते हैं हमारे पास? 3 डायमेंशनल समझते हो तो 3 प्लेन है। देखो, एक ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो जब भी कोई फिनोमेना होगा, तो वो क्या होगा? एक सिंगल प्लेन में, सेम प्लेन में होने वाला है, सेम प्लेन में होने वाला है। ठीक है, क्लियर हुआ? तो भाई इंसिडेंट एंगल समझ में आ गया, रिफ्लेक्टेड एंगल समझ में आ गया, और सेम प्लेन की कहानी समझ में आ गई। बोलो, आ गया समझ? क्लियर है? तो रिवाइज करें। देखो, रिफ्लेक्शन क्या होता है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन सेम मीडियम। ठीक है, आप मुझे ना कमेंट में एग्जांपल बताओ, कहां आपने, आपके नजर में, आपके चारों तरफ कहीं दिख रहा है आपको बाउंसिंग बैक? कहीं दिखे तो कमेंट करना। ठीक है, आई विल रिप्लाई यू। ठीक है, तो बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम दैट इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। ठीक, उसके बाद लॉ क्या कहता है कि पहला लॉ ये है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन नहीं, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कैसा होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर आई की वैल्यू 30 है तो आर की वैल्यू कितनी होगी? 30 होगी। और कहां होगा? ये हमेशा होगा, जहां जहां रिफ्लेक्शन हो रहा होगा वहां वहां बच्चों ये लॉ वैलिड है। ठीक है, वो मिरर हो, स्फेरिकल मिरर हो, कहीं भी हो, कोई भी जगह हो, जहां जहां रिफ्लेक्शन होगा, जहां भी होगा वहां पे ये कंसेप्ट फॉलो होने वाला है। ठीक है, सो एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर, पहला समझ में आ गया। जो दूसरा है वो कहता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में क्या करते हैं? सब लाई करते हैं। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल। बोलो, यहां तक क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ बेसिक थिंग्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। भाई इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ बेसिक चीजें होनी चाहिए। कौन कौन सी चीजें? सबसे पहला क्या है? देयर शुड बी इंटरसेक्शन ऑफ 2 रेज। ठीक है, एक सिंगल रे से इमेज नहीं बनेगी, कम से कम 2 रे होनी चाहिए। जैसे मानो कि भाई यहाँ पे एक, मान लो हमारे पास ट्री है, ये मिरर है, तो यहां से एक लाइट जाएगी, यहां से एक लाइट जाएगी, तब जाके हमारा इमेज बनेगा। ठीक है, तो कम से कम मिनिमम कितना होना चाहिए? देयर शुड बी 2 रेज होने चाहिए। कब कितने होने चाहिए? 2 रेज होने चाहिए। ठीक है, दूसरा क्या है? एक टर्म आता है इसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। ठीक है, आगे हम यूज भी करेंगे, इसलिए आप पहले जान लो कि वर्चुअल इमेज इसको कहते हैं कि इफ द रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट्स, अगर जो रे ऑफ लाइट है एक्चुअली में मिल रहा है, सच में मिल रहा है। देखो, जैसा अगर आप अपना चेहरा देखते हो कांच में, ठीक है, देखते हो, क्या आप दूसरे को दिखा सकते हो? मेरी बात समझ में आ रही? भाई अगर आपने इस चीज़ों को देखा और ये इमेज कहाँ बन रहा है? मिरर के अंदर बन रहा है। क्या मिरर के बाहर बन रहा है? नहीं बन रहा। क्या आप दूसरे को दिखाओ, भाई देखो, ये देखो मेरा चेहरा दिख रहा है? आप नहीं दिखा सकते। अगर उसकी तरफ आप फेस करोगे, उसी तरफ अगर आप मिरर का फेस करोगे तो क्या होगा? उसको उसका चेहरा दिखाई देगा, आपका चेहरा दिखाई देगा नहीं। तो कोई चीज़ जो इमेज अंदर बने, मिरर के अंदर बनती है, उसको बोलते हैं हम वर्चुअल इमेज। ठीक है, और जो मिरर से पहले मिल जाए, ठीक है, जो मिरर के पहले बन जाए उसको बोलते हैं हम रियल इमेज। ठीक, क्लियर है? ये एक्चुअली यहाँ पे है, उल्टा हो गया है, ये इसका है और ये इसका है। ठीक है, ओके। नाउ इन्वर्टेड इमेज। इन्वर्टेड इमेज क्या होता है? अगर आपका ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है और इमेज अगर ऐसा बनता है, जिसको बोलते हैं इन्वर्टेड।
ठीक है, 180 डिग्री मुड़ जाना, मतलब अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा बने, ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज ऐसा बने तो क्या बोलते हैं इसको? इन्वर्टेड इमेज। इरेक्ट इमेज किसको कहते हैं कि बच्चों अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है और इमेज भी ऐसा है तो उसको कहते हैं। डिमिनिश्ड इमेज किसको कहते हैं कि भाई अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना छोटा बन जाए। ऑब्जेक्ट के साइज में अगर इमेज की साइज छोटी हुई तो उसको बोलेंगे हम डिमिनिश्ड इमेज। और इनलार्ज इमेज कैसे को बोलेंगे? अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज बड़ा बन जाए। बोलो समझ में आई बात? ठीक है, क्लियर हुआ? वर्चुअल इमेज जो रियल में नहीं बनता, वर्चुअल में बनता, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या है? जो सच में बनता है, जो हमें दिखता है मीट होता हुआ, दैट इज रियल इमेज। इन्वर्टेड इमेज इसको कहते हैं जब ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो और इमेज ऐसा बने। इरेक्ट इमेज इसको कहते हैं जब ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हो और ऑब्जेक्ट भी ऐसा बने। फिर डिमिनिश्ड इमेज इसको कहते हैं, अब बोलो किसको कहते हैं? कि ऑब्जेक्ट ऐसा हो और इमेज छोटा बने। और इनलार्ज इसको कहते हैं अगर आपका ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतना बड़ा बने। बोलो समझ में आ गई बात बच्चों? ये हम बहुत सारी जगह यूज करेंगे, इसलिए मैंने पहले ही क्लियर करके बता दिया आपको कि कुछ बेसिक थिंग्स हैं जो आपको याद होना चाहिए, समझ होना चाहिए इस चैप्टर को समझने के लिए। बोलो क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं, दैट इज अब सबसे पहला मिरर आता है, दैट इज प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो हम अपने घरों में यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए, अपना कांच देखने के लिए। सुंदरी, एक यहाँ पे सुंदरी है, इनका नाम है सुंदरी बेन। कौन सी है? सुंदरी, ठीक है। चलिए, तो एक जैसा आप देखो ये कांच दिख रहा है आपको, ठीक है, आप चेहरा देख रहे हो अपना इस क्लास में, जैसे आप देखते हो अपने घर में देखते हो, ठीक है, लड़के लड़के सब देखते हैं। तो जो फेस देख रहे हैं इस मिरर को बोलते हैं प्लेन मिरर, जो हमारे घरों में जनरली यूज होता है, दैट इज प्लेन मिरर, ठीक है। अब प्लेन मिरर की कुछ प्रॉपर्टी है, पहले तो हमें प्लेन मिरर है क्या। अब प्लेन मिरर इज कैरेक्टराइज्ड बाय इट्स फ्लैट स्मूथ एंड रिफ्लेक्टिव सरफेस। तो प्लेन मिरर को पहचानने का क्या तरीका है? पहले तो स्मूथ होता है, ठीक है, फ्लैट होता है, और तीसरा क्या होता है इसके? रिफ्लेक्टिव सरफेस होती है, ठीक। स्मूथ है, फ्लैट है और रिफ्लेक्टिव सरफेस, यानी चेहरा देखोगे तो आपको दिखाई देना चाहिए, ठीक है। रिफ्लेक्टिव सरफेस का मतलब समझ रहे हो ना भाई? एक साइड से कोटिंग होना चाहिए और एक साइड अपना चेहरा दिखाई देना चाहिए, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज है बच्चों, क्या क्या प्रॉपर्टीज है? पहली प्रॉपर्टी, इमेजेस फॉर्म बाय अ प्लेन मिरर आर वर्चुअल एंड अपराइट। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई जो इमेज बनता है किससे? प्लेन मिरर से। वो कैसा बनता है? वो होता है पहले तो वर्चुअल इमेज। वर्चुअल इमेज का मतलब एक इमेजिनरी इमेज, ठीक है। और अपराइट, अपराइट का मतलब सीधा, अपराइट का मतलब सीधा। ऑब्जेक्ट ऐसा है, अगर आप ऐसे खड़े होकर कांच में देख रहे हो तो आपको एक मुंडी नहीं ऊपर दिखाई देगी, क्या दिखता है? पाँव पे। हाँ, किसी को दिखता हो तो अपना कमेंट करना मेरे को, ठीक है, ठीक है। सो अगर आप ऐसे खड़े हो बच्चों तो आपको ऐसा ही आपको इमेज दिखेगा, बट मिरर के अंदर। मिरर के अंदर दिखा दैट मीन्स वर्चुअल इमेज, और ऐसा का ऐसा दिखा दैट मीन्स अपराइट इमेज। बोलो क्लियर है? दूसरा क्या है? द साइज ऑफ द इमेज इज सेम एज द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। भाई अगर ऑब्जेक्ट की साइज इतनी बड़ी है तो इमेज की साइज भी इतनी बड़ी होगी। तो इसके पास मैग्नीफाई करने की प्रॉपर्टी नहीं है। क्लियर हो गई बात? कि ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इमेज भी इतना बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट अगर इतना बड़ा है तो इमेज भी इतना बड़ा बनेगा। बोलो क्लियर है बातें? ठीक है जी। नेचर ऑफ द इमेज लेटरली इन्वर्टेड। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब कि अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो मिरर देखने पे ऐसा दिखेगा, उल्टा नहीं होगा लेकिन ऐसा हो जाएगा, ठीक है। लेटरली इन्वर्ट होगा, लेटरली इन्वर्ट होगा। ऐसे का देखो, ऐसे है और ऐसे बन गया तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड इमेज, और अगर ऐसे है और ऐसे बन जाए तो उसको बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड इमेज। तो कैसी इमेज बनेगी बच्चों? लेटरली इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ठीक है। उसके बाद क्या है? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज द सेम एज द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बोलो यहाँ तक बात, ये बात क्या है कि भाई अगर ये ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है हमारे पास, अगर यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है तो आपको यहाँ पे ही क्या है, अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो ये भी क्या होगा? एक्स डिस्टेंस पे बनने वाला है। बोलो बात समझ में आ गई? चार बातें काफी इंपॉर्टेंट बच्चों, इसमें से एग्जाम में हो सकता है एमसीक्यू पूछ ले, हो सकता है, ठीक है, बहुत कम है, रेयर चांस है, लेकिन पूछ सकता है, तो इसलिए आपको समझ लेना है। तो हम एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या है। कि पहले भाई जो इमेज है कैसी बनाती है? वर्चुअल और अपराइट, ठीक है। दूसरा क्या है कि साइज सेम होता है, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज, ठीक है। तीसरी बात क्या बोल रहा है कि लेटरली इन्वर्टेड है, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो इमेज ऐसा बनेगा। और चौथी बात क्या कह रहा है कि अगर मिरर से ऑब्जेक्ट अगर इतनी दूरी पे है, मान लो 2 सेंटीमीटर पे है, तो इमेज भी कितने पे बनेगा? 2 सेंटीमीटर पे बनने वाला है। बोलो यहाँ तक चमक गया बच्चों? मजा आ रहा है? एनर्जी को हाई रखना बच्चों, बस एनर्जी हाई रखोगे सब काम हो जाएगा। ये मेरा गारंटी ना, किसका गारंटी? अभिषेक सर का गारंटी। चलिए, तो स्फेरिकल मिरर की बात करते हैं अब बच्चों। प्लेन मिरर तो ठीक है, अब आप सोचो कि भाई हमारे पास पहले ही मिरर था, ठीक है, बट हमें प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर क्यों लाना पड़ा? तो उसको एक कहानी समझते हैं। मान लीजिए आप अपनी गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, बढ़िया एकदम ऐसा मस्त, आपके साथ आपकी और आपका जो भी है, ठीक है, आप चला रहे हो गाड़ी, ठीक। अब जब गाड़ी आप चला रहे हो तो और आपको पीछे एक ट्रक है, ठीक है, जनरली मान लेते हैं पीछे एक ट्रक आ रही है। अब उस ट्रक को बड़ा सा ट्रक है, बहुत बड़ा सा ट्रक है। अब उसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? बहुत बड़ा मिरर चाहिए, क्योंकि अगर आप प्लेन मिरर यूज करते हो, आपने क्या पढ़ा कि प्लेन मिरर में जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज बनेगा, और उतना बड़ा इमेज बनने के लिए उतना बड़ा मिरर भी तो चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे जगहों में बहुत प्रॉब्लम होती थी पहले के टाइम पे, क्योंकि हम चीज़ों को देख ही नहीं सकते हैं, हमें बहुत बड़ा मिरर चाहिए।
भाई पीछे ट्रक आ रहा है, उसके लिए आपको बहुत बड़ा मिरर लगाना पड़ेगा, तब आपको पता चलेगा अच्छा हाँ पीछे कोई गाड़ी आ रही है, पीछे कोई आदमी चल रहा है। तो इसीलिए इन सब ऐसे बहुत सारे देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर रहे थे प्लेन मिरर से, उसको सॉल्व किया किसने? इस मिरर ने। दैट मीन्स स्फेरिकल मिरर। क्या नाम है इनका? स्फेरिकल मिरर, इसको बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर से आपको समझ में आ रहा होगा स्फीयर जैसी कोई बात होगी, बस जनरल सी बात, इतना तो हमें पता है, हम इतना विद्वान हैं, ठीक है। स्फेरिकल मिरर है जी। अब इस स्फेरिकल मिरर को क्या बोलते हैं? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। कितने टाइप के? 2 टाइप के, ठीक। इसको बोलते किसको है? तो स्फेरिकल मिरर नॉर्मली कर्व होता है, चाहे ऐसे कर्व हो चाहे ऐसे कर्व हो, लेकिन मिरर जैसा मतलब इस तरह से कर्व होगा, उस कर्व को हम बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। बोला था, क्लियर है, ठीक है, ओके। अब हमारे पास 2 टाइप के होते हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। कौन सा नंबर? 1 नंबर और 2 नंबर, ठीक है, जैसे तुम हो 1 नंबर, ठीक है। सो 1 नंबर में कॉनकेव मिरर है और 2 नंबर में हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। सो व्हाट इज कॉनकेव मिरर? तो क्वेश्चन इज भाई ये कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं? व्हाट इज कॉनकेव मिरर? तो देखो इसको ध्यान से समझना कि अगर ऐसा कर्व हो और बाहर की साइड हम शेडिंग करें, ठीक है। आप इमेजिन करो आप घूमने जा रहे हो एक गुफा में, ठीक है, गुफा में घुस रहे हो और अचानक शेर देख लिया और वो डर गए। हाँ, डरना नहीं है, चलो तो सीधा सीधा हम जा रहे हैं गुफा के अंदर। और गुफा कैसा है? आप इमेजिन करो कि गुफा ब्लैक कलर का पूरा गुफा और उसमें से बीच में आप जा रहे हो, ब्लैक कलर का गुफा, बीच में आप जा रहे हो, ठीक है। तो बाहर की साइड कोटिंग है और अंदर आप जा रहे हो, बाहर की साइड कोटिंग है और अंदर आप जा रहे हो। समझ में आ रही बात? बाहर की साइड कोटिंग है और अंदर आप जा रहे हो। तो ऐसे देखो, इसको ऐसे ड्रॉ कर लो, ऐसे दिख रहा है आपको गुफा प्रॉपर। तो ये जो बाहर की साइड कोटिंग है और आप अंदर जा रहे हो, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। इसमें आपको ये वर्ड याद रखना है, कौन सा? ये 4 वर्ड, कॉनकेव, केव, CAVE, केव। केव का मतलब भाई गुफा होता है ना, बोलो हाँ, समझ में आ रही है बात, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर क्या होता है कि भाई हमें जाना है और बाहर की साइड कोटिंग होगी तो उसको बोलेंगे हम कॉनकेव मिरर। याद करने का तरीका बच्चों बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा, नहीं तो आप भूल सकते हो, ठीक है, ठीक है। इसको रफ करके फिर हम समझते हैं। चलो, तो कॉनकेव मिरर के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कॉनकेव मिरर हमारे पास ये हुआ, इसके बाहरी साइड कोटिंग होती है। अच्छा, कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर अगर ऐसा मिरर है और अंदर की साइड कोटिंग हुई तो कॉन्वेक्स। ऐसा हुआ तो क्या हुआ? कॉनकेव। ऐसा हुआ तो क्या हुआ? कॉन्वेक्स। बोलो क्लियर है? ये आपका हुआ कॉनकेव, ये आपका हुआ कॉन्वेक्स। बाहर की साइड कोटिंग कॉनकेव, अंदर की साइड कोटिंग कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे कि सबसे पहली बात है, इस पॉइंट को बोलते हैं, इस पॉइंट को दिख रहा है आपको सबको? हम कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें और अच्छी से विजिबिलिटी हो। एक बार मैं भी चेक कर लूँ कैमरे में दिखाई दे रहा है कि नहीं ना। लेटेस्ट सपोज को ये कलर लेते हैं, ठीक है, ये कलर सही रहेगा। तो चलिए मान लेते हैं ये पॉइंट हमने ले, वो कैमरा चेक कर लेने दो मेरे को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, विजिबल है। चलो, सो अगर मान लेते हैं हम इस पॉइंट को ऑब्जर्व करें, पिंक, चलो ये आई थिंक ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है बच्चों। देखो, सो अगर हम पी पॉइंट में, यहाँ पे पी की बात करें तो ये हमारा पी को बोलते हैं हम पोल पॉइंट, ठीक है। ये जो पी आपको दिख रहा है दैट इज पी इज योर पोल। इस सी को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी कि इस पूरे सर्कल का, इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर है इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस पी पॉइंट को बोलेंगे, यानी जो हमने टुकड़ा लिया है, जो हमने मिरर का टुकड़ा लिया है, इस मिरर टुकड़े का जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं पोल पॉइंट, ठीक है जी। अब यहां से एम से लेके एम डैश तक, एम से लेके एम डैश तक जो जगह है उसको बोलते हैं हम अपर्चर। छोटे से टुकड़ा का एक पार्ट ले लिया है, पूरे बड़े सा स्फीयर है उसका एक छोटा सा टुकड़ा ले लिया है, उसको क्या बोलते हैं? अपर्चर। क्या बोलते हैं इसको बच्चों? अपर्चर। यहां से आगे जो डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है दैट इज योर आर। दिख रहा है आपको आर? आर फॉर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। भाई एक बड़ा सा सर्कल है, ठीक है, यहां से आप रेडियस बोलते हो ना, जनरली क्या बोलते हो? रेडियस बोलते हो। सर्कल सबने पढ़ा है मैथ्स में, एक बड़ा सा सर्कल है, यहाँ सेंटर से लेके उसके जो राउंडिंग शेप है वहां तक जो डिस्टेंस उसको क्या बोलते हैं? हम रेडियस बोलते हैं। तो ऐसे ही ये बड़ा सा स्फीयर का एक रेडियस जो है, जो ये डिस्टेंस है, उसको बोलते हैं हम रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस को रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये पी को बोलते हैं हम पोल पॉइंट। क्या बोलते हैं हम? पोल पॉइंट। बोलो क्लियर है? और ये जो लाइन आपको दिख रही है सीधी सी, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक। क्या बोलते हैं इसको? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सिमिलरली हम कॉन्वेक्स के लिए बात करते हैं। ये पॉइंट कौन सा हमारा? पोल पॉइंट हुआ। ये कौन सा पॉइंट हुआ? हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये एम से लेके एम डैश आपका अपर्चर हो गया। ये लाइन क्या हो गई? आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। ये डिस्टेंस क्या हो गया? दैट इज योर रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या हुआ डिस्टेंस? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोले यहाँ तक बातें समझ में आ गई बच्चों? क्लियर है? पक्का वाला, पक्का वाला, पक्का वाला, बिल्कुल वाला। चलिए, सो नेक्स्ट आते हैं, थोड़ा मस्ती मजाक जरूरी है, नहीं तो आप बोर हो जाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, दैट इज थोड़े इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। भाई पोल को क्या बोलते हैं? मिड पॉइंट ऑफ द मिरर। भाई मिरर का जो मिड पॉइंट उसको बोलते हैं पोल, ठीक है जी। सेंटर ऑफ कर्वेचर किसको बोलते हैं? द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑफ विच द मिरर इज अपार्ट। बड़ा सा मिरर का जो टुकड़ा है,
जो बड़ा सा मिरर का टुकड़ा हमने लिया है उसका जो सेंटर पॉइंट उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है? जो लाइन पोल से पास हो, आती गई आती गई आती गई, कहाँ से? पोल से पास हो गई, आती गई कहाँ से पास हुई? पोल से पास हुई। सो क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल एक्सिस। फिर क्या है आपका? रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी कि पोल से लेके कहाँ तक? बोलो बोलो कहाँ तक? सेंटर ऑफ कर्वेचर तक। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलते हैं हम? रेडियस ऑफ कर्वेचर। बोलो यहाँ तक समझ में आया बच्चों? ऑनेस्टली कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करना, प्लीज, रिक्वेस्ट है मेरी। चलिए, तो ताकि हम मेरा और आपका क्या है म्यूचुअल एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग बना रहे। तो नेक्स्ट अपना आता है दैट इज प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ठीक है, पहला है आपका प्रिंसिपल फोकस, दूसरा है आपका फोकल लेंथ। तो पहले प्रिंसिपल फोकस समझते हैं कि प्रिंसिपल फोकस किसको कहते हैं। तो एग्जाम में आता भी है डिफाइन प्रिंसिपल फोकस, अगर गलती से आ भी गया तो कैसे लिखोगे कि भाई जब हम ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखें, कहाँ पे रखें? इन्फिनिटी पे रखें, और उसकी वजह से जो लाइट आए और टकराए। इमेजिन करो कि आपके पास ये मिरर है, लाइट ऐसे आ रही है ऐसे टकरा रही है, टकराने के बाद रिटर्न होगी, रिफ्लेक्शन होगा, मिरर है तो लाइट ऐसे आई है टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ? रिफ्लेक्ट हुआ और यहाँ पे मिला, ऐसे आया टकराया और टकरा के यहाँ पे मिला। उस पॉइंट को बोलेंगे हम फोकस पॉइंट या प्रिंसिपल फोकस। समझ में आ रही है बात? इन्फिनिटी से लाइट आई, इन्फिनिटी का मतलब अब बहुत दूर नहीं है, चांद तारे नहीं, इन्फिनिटी का मतलब अपने बाजू में, मान लो बाजू में बिल्डिंग है वहाँ पे हो सकता है, मान लो बाजू में आपके थोड़ा डिस्टेंस 10 मीटर का भी डिस्टेंस को भी हम इन्फिनिटी बोल सकते हैं, अगर इतना बड़ा आपका मिरर है यहाँ पे रखा है तो। लाइट ऐसे आ रही है, टकराई, मिरर से इंसिडेंट हुआ और उसके बाद जब रिटर्न बैक हुआ और जाके यहाँ पे मिला, जहाँ पे मिलेगा दोनों लाइट, दोनों रे जहाँ मिलेगा उसी पॉइंट को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे बच्चों? प्रिंसिपल फोकस। जैसे एग्जांपल में आप देखो, यहाँ पे लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, लाइट आने के बाद यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे दोनों मिल रहे हैं, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम? प्रिंसिपल फोकस, कैपिटल एफ। देखो यहाँ लिखा भी है, क्या बोलेंगे इसको? प्रिंसिपल फोकस। क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फोकस। बोलो क्लियर है? ठीक है। अरे ये क्या हो गया? ठीक है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट हमें डिस्कस करना है वो है आपका ये पॉइंट। इस पॉइंट को तो आप जानिए, इसको क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है। अब कॉनकेव मिरर वाली बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब भाई कॉन्वेक्स, जो कॉनकेव मिरर के लिए कहानी है वही कॉन्वेक्स के लिए कहानी है। कैसे होगा? देखो भाई, ये लाइट ऐसे आई टकराई और टकरा के बाहर निकल गई। क्यों बाहर निकली? क्योंकि ये जो मिरर्स होते हैं बेटा, इनका जो नेम, इनका एक नाम और होता है, दैट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं इसको? कन्वर्जिंग मिरर। ठीक है, कन्वर्जिंग मिरर। और इसको बोलते हैं हम डाइवर्जिंग मिरर। कौन सा मिरर? डाइवर्जिंग मिरर। तो कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर समझ में आई बात? कि डाइवर्ज करना, जो दूर करेगा लाइट को, जो फैलाएगा लाइट, उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग मिरर, और जो पास पास ले जाएगा उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, डाइवर्जिंग मिरर, कन्वर्जिंग मिरर। बोलो क्लियर है? सो जो नजदीक ला रहा है उसको कन्वर्जिंग, और जो दूर ले जा रहा है उसको बोलेंगे डाइवर्जिंग। बट जहां से टकरा के बाहर निकले, जहां से टकरा के बाहर निकले, उसका वहां पे एक इमेजनरी इमेज बनेगी, इस जगह पे, इसको बोलेंगे हम फोकस। ठीक है। तो दो बातें समझ में आ जानी चाहिए आपको कि यहां पे मिरर, देखो मिरर ये है, इस पार्ट को बोलिए, देखो दिख रहा है आपको, ये शेडेड पार्ट है, इसको आप बोल सकते हो शेडेड पार्ट या पॉलिश पार्ट, शेडेड पार्ट या पॉलिश पार्ट। ठीक है, पॉलिश पार्ट हो गया। ये हमारा रिफ्लेक्ट, ये जो पार्ट है दिख रहा है आपको, ये वाला इधर वाला, ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस। लाइट ऐसे आई, टकराई और यहाँ इमेज बना। देखो मिरर के पहले इमेज बन रही, मिरर के अंदर नहीं बन रही, मिरर के बाहर बन रही। समझ में आ रही बात? मिरर के बाहर बन रहा है तो इस पॉइंट को बोलेंगे फोकस। अच्छा मुझे बताओ कैसा इमेज बन रहा होगा बच्चों? अभी हमने पढ़ा था रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। जो मिरर के पहले बने उसको बोलते हैं रियल इमेज, जो मिरर के अंदर बने उसको बोलते हैं वर्चुअल इमेज। तो मिरर के पहले बन रहा है तो कैसा इमेज होगा? रियल इमेज होगा। ये सब चीजें हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप छोटी छोटी चीजों को पकड़ते चलो और अपने साथ एक नोट्स जरूर बनाते चलना। हाँ, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हालांकि इसका PDF मैं आपको अटैच कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन फिर भी आप नोट जरूर बनाइए। नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स के बगैर मजा नहीं आता। बोर्ड्स में अगर बहुत अच्छे स्कोर करना है ना, आपको 95 स्कोर करना है, तो नोट्स बनाना बहुत जरूरी। थोड़ी मेहनत करो, मजा आ जाएगा। चलिए, तो रियल इमेज बनाएगा यहाँ पे और फोकस यहाँ पे होगा। यहाँ पे जो फोकस है बच्चों यहाँ बनने वाला है, और इमेज जो बनेगा देखो अंदर बन रहा है, तो कैसा इमेज है? दैट इज वर्चुअल इमेज। बोलो क्लियर है? लाइट ऐसे आई, टकराई, यहाँ भी नहीं, दैट इज प्रिंसिपल फोकस। लाइट ऐसे आई, बाहर चली गई, डाइवर्ज हो गई, लेकिन अंदर जाके इमेज बना है, इमेजिनरी इमेज बना है, इसको बोलेंगे हम वर्चुअल इमेज। क्लियर है यहाँ तक बातें? ठीक है। अच्छा, अभी फोकस तो हो गया, लेकिन अभी ये क्या चीज है? तो भाई यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं स्मॉल एफ, फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं बच्चों? फोकल लेंथ। कौन सा लेंथ? फोकल लेंथ। कहां से कहां तक है? प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है, प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल पॉइंट तक का डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम? फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसको? फोकल लेंथ। सिमिलरली यहाँ पे ये P पॉइंट है, ये डिस्टेंस के इसको क्या बोलेंगे हम? फोकल लेंथ।
कुछ समझ में आ गई बात। प्रिंसिपल फोकस क्या, जो इन्फिनिटी से लाइट आए, जहां टकराए, जहां मिले, उसको बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस है उसको क्या बोलेंगे हम, फोकल लेंथ। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट आईएमपी में लिखूंगा इसको, ठीक है? आप भी मोस्ट आईएमपी लिख के इसको प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है? पहले कुछ समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज, कुछ रूल्स हैं ये, ठीक है? पहला रूल क्या कहता है? फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर लाइट इन्फिनिटी पे हो, क्या कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे हो, ठीक है? ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो बच्चों? इन्फिनिटी पे हो, तो जो लाइट पास होती है वो कहाँ से पास होती है? वो एफ से पास होती है, ठीक है? अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया हो तो देखो आप देख सकते हो लाइट कहाँ से पास हो रही है? इस पॉइंट से। इस पॉइंट को क्या नाम दिया है हमने? एफ पॉइंट। कहाँ से पास होती है बच्चों? एफ पॉइंट से होती है, ठीक है? दूसरा कि अगर लाइट कहाँ से पास होती है? अगर लाइट फोकस से पास हो रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है? आपकी बात, ऑब्जेक्ट रखा गया है फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा जाएगा तो लाइट कहाँ चली जाएगी? लाइट पैरेलल चली जाएगी, कहाँ पे? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से लाइट आई, बहुत दूर से लाइट आई तो कहाँ बनेगा इमेज? फोकस पे। और फोकस से लाइट आई तो कहाँ इमेज बनेगा? इन्फिनिटी पे। वाया वर्सा, ठीक है? वाई से वर्सा। क्लियर है? ठीक। इसको देखो एक बार कि ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा है, सी फॉर सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ लाइट जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है तो बेटा वो कहीं भी डाइवर्ज या कन्वर्ज नहीं होगी, सीधी जाएगी और सीधी चली आएगी। तो जिस रास्ते में जाता हूं उसी रास्ते में चला आता हूं, मैं भूला भटका मुसाफिर नहीं हूं, ठीक है? तो चलिए, पता नहीं कहां से आ गया मेरे मन में, मैं भी हिंदी टीचर नहीं हूं। चलिए, तो लाइट यहां से गई और ऐसे चली आई वापस। तो ये जो रिटर्न आ रहा है इस फिनोमेना को तभी होता है जब ऑब्जेक्ट कहां से पास होता है, जो लाइट रे पास होती है कहां से? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। समझ में आई बात? जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी तो उसमें कोई भी डाइवर्जिंग या कन्वर्जिंग फिनोमेना नहीं होगा, सीधा लाइट चली आएगी वापस, ठीक है? चौथा देखते हैं कि लाइट अगर इस पॉइंट पे गिरी, कौन सा पॉइंट है बच्चों? कौन सा पॉइंट है? पोल। तो पोल पे अगर गिरती है लाइट तो क्या होगा? लाइट ऐसे सेम एंगल बनाता हुआ क्या होगा? रिटर्न चला आएगा। जो चारों बातें समझ में आ जाएंगी जी। पहला, इन्फिनिटी पे लाइट रखें, ऑब्जेक्ट रखेंगे, या आप ऑब्जेक्ट रखना छोड़ दो, आप दिमाग में ऐसा रखो, इन्फिनिटी से लाइट आ रही है तो कहां से पास होगा? फोकस से पास होगा। फोकस से लाइट आ रही है तो कहां से पास होगा? इन्फिनिटी से पास होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट आ रही है तो कहां से पास होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास हो जाएगा। और अगर पोल पे लाइट आ रही है तो क्या होगा? वो कन्वर्ज होके सेम एंगल बनाता हुआ, आई बराबर आर बनाता हुआ क्या हुआ? यहां से निकल जाएगा, ठीक है? क्लियर है? कॉनकेव मिरर की बात हम कर रहे थे। किसकी क्या बात कर रहे थे? कॉनकेव मिरर की बात कर रहे थे। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए कॉनकेव मिरर ही रहेगा। अब आते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग अगेन, ठीक है? दैट इज इमेज फॉर्मेशन। थोड़ा बात सोचो, तो मैं पानी पी लूं एक गिलास। बताओ क्या है ये कि ऑब्जेक्ट कहां रखा गया? सबसे पहले इन्फिनिटी पे रखा गया है। ऑब्जेक्ट कहां रखा जा रहा है? इन्फिनिटी पे रखा जा रहा है। तो बच्चों जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा जाएगा, अभी मैंने आपको बताया कि जब इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तो लाइट भी कहां से आएगी? इन्फिनिटी से आएगी। जब भी लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। तो इसका रे डायग्राम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा रे डायग्राम, ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है? लाइट ऐसे आई, ऐसे गई, लाइट ऐसे आई, ऐसे गई। दिख रहा है आपको रे डायग्राम? ऐसे लाइट आई, टकरा के यहाँ पे गई, लाइट आई, ऐसे आई, टकरा के यहाँ पे गई। ये हमारा पहला इमेज बना। तो आप देखो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इमेज कहाँ बन रहा है बच्चों? फोकस से बन रहा है, ठीक है? दिख रहा है आपको? एक बार कैमरा चेक कर लेते हैं, ठीक है? बिल्कुल दिख रहा है अच्छे से। सो इमेज जो बन रहा है कहाँ बच्चों? बन रहा है फोकस पे। इमेज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है। हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत छोटू सा, आप जैसा, बहुत छोटू सा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, ठीक है? तो आप देखो पहले तो इमेज मिरर के पहले बन रही है। जब मिरर के पहले बनती है कैसी इमेज होती है बच्चों? रियल इमेज होती है। अभी हमने डिस्कस किया था, रियल बन गया। दूसरा, इसका एक नेचर और देखने को मिला कि ऑब्जेक्ट ऐसे रखा गया था लेकिन इमेज ऐसा बन रहा था, इसलिए इसका नाम दे दिया इन्वर्टेड। ऐसे था, ऐसे रखा। अच्छा, ऐसे का ऐसा होता है क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं बोलो? इरेक्ट बोलते हैं। ऐसा है और ऐसा इमेज बना तो इरेक्ट हुआ, ऐसा है और ऐसा इमेज बना तो बोलेंगे इन्वर्टेड इमेज, ठीक है? और हाईली डिमिनिश्ड। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट, ये पहला पॉइंट था। ऐसे में टोटल 6 केसेस पढ़ने, कितने केसेस? 6 केसेस पढ़ने, और 6 के 6 सारे इंपॉर्टेंट है, और जो 6th वाला है तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो अब हमने क्या रखा? ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब यहाँ पे रखा गया ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा। अब यहाँ से रे ऑफ लाइट पास कराओ, एक लाइट ऐसे जाएगी जो कि आपकी पास होगी यहाँ से, ठीक है? ठीक, एक लाइट आपकी यहाँ से पास हुई, दूसरी लाइट आप कहाँ से पास कराओगे बच्चों? तो दूसरी लाइट आप ना क्या करो कि यहाँ से पास कराओ। जब यहाँ से आप पास कराओगे तो जो लाइट है देखो यहाँ से गई, तो ये इमेज कहाँ बना? यहाँ बना। क्या दिख रहा है आपको? आपको दिख रहा है इमेज कहाँ बन रहा है? इमेज बन रहा है बच्चों बिटवीन सी एंड एफ। इमेज कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ। दिख रहा है? साइज कैसा होगा? रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिश्ड होगा। ऑब्जेक्ट ऐसे रखा है, इमेज ऐसा बन रहा है तो इन्वर्टेड हो गया। बड़ा है ऑब्जेक्ट, इमेज छोटा है तो डिमिनिश्ड भी हो गया।
ठीक है, याद रहेगा, समझ में आ रहा है बच्चों, पक्का वाला? ठीक है, एक लाइक जरूर कर देना, कमेंट में जरूर आप लोग लिखना कि क्लियर हो रही है कि नहीं चीजें। ठीक है, आप लोग का कन्वर्सेशन, आप लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। नई जर्नी है पर आई नो कि आप लोग जरूर सपोर्ट करोगे। ठीक है, चलिए, सो नेक्स्ट अपने पास कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन सी पे रखा गया, ऑब्जेक्ट प्लेस एट सी। जब ऑब्जेक्ट सी पे रखा जाता है तो कहाँ पे इमेज बनती है, थोड़ा देखते हैं। देखो, पहली लाइट आप पास कराओ, देखो सब में सेम है, सब में सेम करना है आपको। बस एक चीज को दिमाग में रख लेना है कि पहली लाइट रे को पास कराना है कहाँ से, फोकस से, दूसरी लाइट रे को पास कराना है कहाँ से आपको, कि फोकस से होता हुआ लाइट जाना चाहिए ताकि पैरेलल निकल के आए। पहली लाइट रे ऐसे जाके फोकस से आएगी, दूसरी ऐसे जाके ऐसे आएगी। देखो इसमें भी ऐसा किया, इसमें भी ऐसा किया, इसमें भी ऐसा करेंगे। सो आप जब ये लाइट यहाँ से पास कराओगे तो आपको क्या देखने को मिला, आपको ये देखने को मिलना चाहिए कि जो हमारी इमेज है बेटा वो कहाँ बनेगी, उस पॉइंट पे बनेगी, इस पॉइंट पे। ये कौन सा पॉइंट है, इसके जस्ट नीचे, इसके जस्ट नीचे। ठीक है, किसके जस्ट नीचे, अगर आपका पास ये ऑब्जेक्ट है जस्ट इसके नीचे क्या होना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। दैट मीन्स कि इमेज कहाँ बनेगा बच्चों, एट सी। इमेज कहाँ बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और रियल इन्वर्टेड और सेम साइज का बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, तो इसको स्टार मार्क जरूर कर लेना। पढ़ना तो अपने को 6 के 6 हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लो। ठीक है, इमेज कहाँ बनेगा, सी पे बनेगा, और इमेज का कैसा होगा, एक रियल इमेज होगा। फिर मिरर के पहले बन रहा है तो रियल इमेज, सीधा ऑब्जेक्ट है और उल्टा इमेज बन रहा है तो क्या हुआ, इन्वर्टेड इमेज। और साइज कैसी होगी, सेम साइज। ये ध्यान रखना ना, साइज अगर ये 10 सेंटीमीटर का है तो ये भी क्या होगा, 10 सेंटीमीटर का होगा। उल्टा जरूर है लेकिन सेम साइज का बनने वाला है। क्लियर है? नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखो, ऑब्जेक्ट प्लेस बिटवीन सी एंड एफ। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है सी और एफ के बीच में। ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। ठीक है, जब ऑब्जेक्ट आपने यहाँ प्लेस किया तो एक लाइट आप ऐसे ले जाओ, ऐसे पास कराओ, जो कि यहाँ से पास हुआ। दूसरी लाइट रे आप ऐसे लेके जाओ और यहाँ से पास कराओ। तो आप देखो यहाँ पे इमेज कहाँ बन रहा है, ये हमारा सी पॉइंट है, सब लेटर सपोज करो, तो इमेज यहाँ बन रहा है। इमेज कहाँ है, बियॉन्ड सी है। इमेज कहाँ जा रहा है बच्चों, इमेज सी के पीछे। ये डायग्राम समझ में आ रही है, रियल है, इन्वर्टेड है और मैग्नीफाइड है। देखो अभी तक क्या था, सबसे पहले छोटा था, फिर थोड़ा बड़ा हुआ, फिर थोड़ा इक्वल साइज का हुआ, अब इससे बड़ा हो गया, ऑब्जेक्ट से बड़ा हो गया। अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज देखो आप बड़ी दिख रही है आपको इमेज बड़ी, और लेकिन ये अगर सीधा है तो बड़ी, ये उल्टा है, इसको क्या बोलेंगे हम, इन्वर्टेड तो बोलेंगे लेकिन मैग्नीफाइड बोलेंगे, दैट मीन्स इनलार्ज। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा था, इमेज इससे बड़ा बना तो उसको बोलेंगे इनलार्ज। ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है, इससे इमेज छोटी बनी तो उसको बोलेंगे डिमिनिश्ड। देखो ठीक है, पीछे हमने किया था, अगर आपको दिमाग में आया, देखो यहाँ डिमिनिश्ड है। ठीक है, तो ऐसे ही, बट यहाँ पे क्या है आपका, इनलार्ज है। नेक्स्ट आपका ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस है, एट एफ पे। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, ऑब्जेक्ट जब यहाँ रखोगे बच्चों तो क्या होगा, एक लाइट ऐसे जाएगी, दूसरी लाइट हम यहाँ से पास कराएंगे, ऐसे चली जाएगी। ठीक है, आपको याद होना चाहिए कि जब इन्फिनिटी से लाइट आ रही थी तो कहाँ से पास हो रहा था, फोकस से पास हो रहा था। ऐसे जब लाइट फोकस से आएगी तो कहाँ से पास होगी बच्चों, कहाँ चली जाएगी, इन्फिनिटी पे चली जाएगी। कहाँ मिलेगी वो, इन्फिनिटी पे मिलेगी। ठीक है, अभी नई बुक्स में ऐसा लिखा है कैन नॉट डिफाइंड, पर हम ऐसा मान के चलते हैं कि इन्फिनिटी पे लाइट क्या होती है, मिलती है। कहाँ मिलती है, इन्फिनिटी पे लाइट मिलती है। ठीक है, चलो अभी इमेज कहाँ बना, इन्फिनिटी पे है, कैसा है, रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ा। ठीक है, कितना बड़ा, बहुत बड़ा, तो इतना बड़ा है। ठीक है, चलो अभी आ जाओ। नेक्स्ट क्या है अपने पास, ये स्पेशल केस है भाई ये। ठीक है, एकदम व्यवस्था के साथ, मोस्ट वीवीआईपी केस है ये, मोस्ट वीवीआईपी केस। क्या है इसके अंदर कि ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया है, कहाँ पे, एफ और पी के बीच में। कहाँ पे रखा गया है बच्चों, एफ और पी के बीच में। देखो अभी जब लाइट यहाँ से जाएगी सो यहाँ से पास हो जाएगी, एक लाइट ऐसे गई और यहाँ से पास हो गई, लेकिन इमेज जो है बच्चों वो यहाँ जाके पिच्छू देखो, पिच्छू देखो तो पिच्छू जाके इमेज बन रही है। पिच्छू बोले तो मिरर के अंदर। और आपको पता है कि मिरर के अंदर जब इमेज बनती है उसको कैसा इमेज कहते हैं, उसको कहते हैं बच्चों वर्चुअल इमेज। कैसा कहते हैं, वर्चुअल इमेज। आपको समझ में आ रहा है क्यों ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला मात्र ऐसा केस है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज वाला कंसेप्ट हमने पढ़ा है। नहीं तो हर केस में क्या था, रियल इन्वर्टेड था, और यहाँ पे क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, एक बात दिमाग में बैठा लेना कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट की शादी हुई है और रियल के साथ इन्वर्टेड की शादी हुई है। ठीक है, और ये दोनों कभी अलग नहीं होने वाले। जहां वर्चुअल आएगा वहां इरेक्ट आएगा ही आएगा, और जहां रियल आएगा वहां इन्वर्टेड आएगा ही आएगा, क्योंकि दोनों की शादी हो गई है। चलिए जी, तो ये वर्चुअल इमेज हो गया है। क्लियर है? तो देखो इमेज कहां बना बच्चों, बिहाइंड द मिरर, मिरर के अंदर कहीं। वर्चुअल है, इरेक्ट है और मैग्नीफाइड है, और साथ ही साथ वेरी स्पेशल भी है। क्लियर हुआ बच्चों, समझ में आ गई बात, 6 के 6 डायग्राम समझ में आ गए। चलिए अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन याद करने का जोरदार तरीके पे। ठीक है, क्या तरीका हो सकता है बेस्ट मेथड जिसको हम लर्न रखेंगे, भाई क्या होता है, क्यों, कौन करेगा इतना सारा। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं हमारा मिरर। मान लीजिए हमारा मिरर है एक, ठीक है, इस मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पी पॉइंट हुआ आपका,
ये F पॉइंट हुआ आपका, ये C पॉइंट हुआ, ठीक है। P फॉर प्रिंसिपल पोल, ये आपका हो गया प्रिंसिपल फोकस, ये आपका हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी बच्चों आपको कर लेनी है नंबरिंग। क्या कर लेनी है? नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करेंगे? ये 1 ले लेते हैं, यहाँ 2 ले लेते हैं, यहाँ 3 ले लेते हैं, यहाँ 4 ले लेते हैं, यहाँ 5 ले लेते हैं और यहाँ पे 6 ले लेते हैं, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 6 6 नंबरिंग अपने को कर लेनी है, क्लियर है। उसके बाद अब आपको रिवर्स नंबरिंग करनी है, इसके जस्ट अपोजिट क्या करना है आपको? रिवर्स नंबरिंग करनी है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहाँ स्टार्ट करना है 1 2 3 4 5 और यहाँ पे 6, ठीक है। इसको नाम कैसे देते हैं? मान लेते हैं डैश देते, 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश और 6 डैश, ठीक है। अब देखो कैसे मजा आने वाला, क्या होने वाला, अब देखो ध्यान से। अब हमने क्या पढ़ा कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे होगा, ऑब्जेक्ट मतलब एट एफ, ऑब्जेक्ट एट सॉरी इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया है तो इमेज कहाँ बन रहा था बताओ? एफ पे बन रहा था। देखो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा तो इन्फिनिटी इमेज कहाँ बना है? यहाँ पे बन गया है, फोकस से बना है, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट अंदर आया यानी कि बियॉन्ड सी हुआ तो इमेज कहाँ बना? बिटवीन सी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट एट सी है तो इमेज कहाँ बना? सी पे। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आया तो इमेज कहाँ बना? बियॉन्ड सी, दिखा है आपको। जब ऑब्जेक्ट एफ पे आया यानी कि 5 नंबर पे आया तो इमेज कहाँ बना? ये कौन सा पॉइंट है? ये है इन्फिनिटी वाला पॉइंट, इमेज कहाँ चलेगी? इन्फिनिटी पे। और जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे आया 6ठे नंबर पे तो इमेज कहाँ बन गया? यहाँ बन गया। बोलो याद रहेगा बच्चों? याद रहेगा कि नहीं रहेगा? बहुत सिंपल ट्रिक है ये। 1 2 3 4 5 6 यहाँ कर देना है और फिर यहाँ पे कर देना है आपको 1 2 3 4 5 और इधर 6, क्लियर है? हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चीजें समझ में आई हो तो एक बार जरूर कमेंट करना, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाना क्लास को, काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका पूरा का समरी जो हमने अभी पढ़ा। क्या है कि ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे है तो इमेज का बनेगा? फोकस पे बनेगा, हाईली डिमिनिश्ड है, तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। सभी ऑलमोस्ट सभी सेम है, बस यहाँ पे आप देखो इसका ध्यान रखना है कि इमेज कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट है। कैसा है? वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। आई होप आपको ये पीपीटी काफी हेल्पफुल लग रही होगी और काफी चीजें समझ में भी आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारे पास, ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके 2 मार्क के क्वेश्चन के लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि बस लिखो यहाँ पे कि 2 3 4 यूजेस लिख दीजिए कॉनकेव मिरर के और साथ ही साथ कॉन्वेक्स मिरर के। तो फिलहाल ये कॉनकेव मिरर की बात करते हैं। सबसे पहले सेविंग के लिए, भाई जो दाढ़ी वाड़ी बनाते हैं, ठीक है, मेकअप करते हैं, उनके में यूज होता है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें क्या करना है? मैग्नीफाई करके देखना है। आप ऐसे देखोगे चीज़ों को तो वो कैसा मैग्नीफाई दिखना चाहिए। जब आप नजदीक से देख रहे हो तो किसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो बच्चों कि पी और एफ के बीच में आप खड़े हो। समझ हमारी बात? पी और एफ के बीच में आप खड़े हो और खड़े होने से आपको चीज़ें कैसी है? बड़ी दिख रही है। हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स हो गया, टॉर्चेस हो गए, सोलर फर्नेस हो गया, ठीक है, डॉक्टर्स के जो आंखों में लगा के हम चेक करते हैं ना, वो हो गया, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है, डेंटल मिरर्स हैं, ये सब कुछ यूजेस हैं किसके? कॉनकेव मिरर के, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट आता है, अब आता है सबसे बड़ी चीज, दैट इज क्वेश्चंस। CBSE 2025 का सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए ना, कुर्सी को नहीं, कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए, क्योंकि अब हम उड़ने वाले हैं, ठीक है। कहाँ उड़ेंगे? ऐसी दुनिया में जहां जब आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको लगेगा अरे ये तो हमने पढ़ा था, अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले, मजा आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देखो क्या लिखा है, एक ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस है? ऑब्जेक्ट प्लेस्ड है डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 40। देखो एक बार डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास मिरर है, ये हमारा P पॉइंट है, ये मान लेते हैं F पॉइंट है, ये मान लेते हैं C पॉइंट है। अच्छा एक बात और समझो कि जो F होता है, जो C होता है ना बच्चों, वो 2F के बराबर होता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जितना डिस्टेंस इतना होगा उतना ही डिस्टेंस ये होगा। ये 10 सेंटीमीटर, ये भी 10, ये 20, ये भी 20, ये 30, ये भी 30। मतलब P से लेके F तक का जो भी डिस्टेंस है वही डिस्टेंस F से लेके C तक होता है। ये फिक्स है, ये हमेशा फिक्स है, ठीक है। करें क्वेश्चन को, देखो हमने ड्रॉ कर लिया। अब क्या बोला है? जो ऑब्जेक्ट है प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? 30 सेंटीमीटर पे, ठीक है। और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? 40 है। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है बच्चों? 40 है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना है बच्चों? 40 है। भाई रेडियस ऑफ कर्वेचर पता है ना अपने को, P से लेके C तक का डिस्टेंस, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कितना दिया? 40। और ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है? 30 पे। ये डिस्टेंस कितना होगा भाई? ये 40 से 20 होने वाला, ये 20 होगा। तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया? ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया। बोल समझ में आई बात? भाई ऑब्जेक्ट टोटल ये कितना होगा भाई? ये 40 तो इसका आधा 20। ऑब्जेक्ट रखा कहाँ गया? 30 पे। इसका मतलब ये 20 और 30 के बीच में यहाँ पे कहीं पे रखा गया होगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है इमेज कहाँ बनेगा। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, यहाँ देखो, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन C एंड F, इमेज कहाँ बनता है? इमेज कहाँ बनता है? कहाँ गया? ये रहा बियॉन्ड C। कहाँ बनता है बच्चों? बियॉन्ड C। तो इमेज कहाँ बनेगा? बियॉन्ड C बनेगा। चलो इतना तो हमें समझ में आ गया है, ठीक है, बियॉन्ड C बनेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ तो ऑप्शन दिख नहीं रहा है, पर कोई बात नहीं, इससे कुछ नेचर की बात कर रहा होगा ये। अब देखो यहाँ पे बियॉन्ड C तो ठीक है, लेकिन इमेज की साइज कैसी? इनलार्ज है और रियल एंड इन्वर्टेड है। इनलार्ज है और रियल एंड इन्वर्टेड है। तो देखो रियल एंड वर्चुअल एंड मैग्नीफाइड, वर्चुअल एंड डिमिनिश्ड, रियल एंड मैग्नीफाइड और रियल एंड डिमिनिश्ड, ठीक है। सो रियल तो बन रहा है और रियल साथ साथ कैसा बन रहा है? मैग्नीफाइड। बड़ी भी तो इमेज बनेगी ना, पता है ना, रियल एंड
इन्वर्टेड साथ ही साथ कैसी है, मैग्नीफाइड है। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ है। सी पे जब ऑब्जेक्ट रहता है तो सेम साइज का बनता है, लेकिन जब सी से अंदर आता है तो इमेज की साइज क्या होती है, बड़ी हो जाती है। बोलो क्लियर है? एक बार आप पीछे वाली चीज़ों को एक बार स्क्रीनशॉट लेकर समझ लो अच्छे से, फिर इस पे आओ और मजा आ जाएगा करने में। बोलो क्लियर है बच्चों, समझ में आ रही है बच्चों? एनर्जी को रखना है टाइट, हाँ, जोश मीटर अच्छा रखना, जोश मीटर अच्छा रखना है, ठीक है? ठीक है, अच्छे से करो, हो जाएगा सब, टेंशन मत लो, ठीक है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टूडेंट वांट टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं फिर से कॉनकेव मिरर हम ड्रॉ कर लेते हैं। फोकल लेंथ कितना है, बोलो फोकल लेंथ कितना है, 10। कितना दिया बच्चों, 10 सेंटीमीटर का। अब बोला है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस बता दो कितना होगा। बच्चों क्या चाहिए, एक इरेक्ट इमेज चाहिए। कैसा चाहिए, इरेक्ट इमेज। इरेक्ट का मतलब जानते हो ना, इरेक्ट का मतलब क्या होता है, इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, सीधी इमेज। अब सीधी इमेज कॉनकेव मिरर में तो हमने एक ही केस से पढ़ा था, क्या कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, एफ और पी के बीच में, पता चल रहा है ना, ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच में हो, और इरेक्ट को देखते आप समझ जाओगे कि जो डिस्टेंस होगा 10 से कम होने वाला है, 10 से कम होने वाला है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, मोर देन 20, बिटवीन 10 20, 10 और लेस देन 10, तो आपको पास ये ऑप्शन आपका राइट हो गया। बोलो क्लियर है? नेक्स्ट देखो, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। बेटा देखते रहना, सारे क्वेश्चन हम वही ले रहे हैं। देखो ये भी 2023 का आया हुआ क्वेश्चन है ना, ये कब है, ये 2021 और 2022 में टर्म 1 में क्वेश्चन आया हुआ पेपर है, ठीक है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये एफ हो गया, ये सी हुआ, ये आप तुम खुद से करोगे, ठीक है? ऑफ सेम साइज। लो भाई ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि ऑब्जेक्ट का साइज कैसा है, सेम साइज है। अब क्या करना है, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज। ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस बताओ कितना होगा। भाई जहां ऑब्जेक्ट बने रखा होगा वहीं इमेज बनेगा, तो डिस्टेंस कितना है, अब बोलो कितना है, 0। कितना, कहाँ गया 0, दिख गया 0। ऐसा हमारी बात, ये ऑब्जेक्ट, ये मिरर, ये सी पॉइंट ना, जब ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जाता है तो इमेज कहाँ बनती है बच्चों, इसी के नीचे। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच कितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, 0 डिस्टेंस है। बोलो समझ में आ गया, मजा आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं, अभी हमारा जो नेक्स्ट मिरर है दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। किसके ऊपर आते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के ऊपर। अब जैसे ही आपने कॉनकेव मिरर के 4 केसेस, 4 स्टार्टिंग में 4 इंपॉर्टेंट केसेस समझे, ऐसे इसको समझना की जरूरत है। पहला क्या कि जब ऑब्जेक्ट, जब हमारे पास कैसा हो, जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, मतलब लाइट रे ऐसे आ रही हो, टकराने के बाद बाहर चले, इधर चले जाएगी। क्यों? क्योंकि कैसा मिरर होता है ये, बताओ, डाइवर्जिंग मिरर। कैसा मिरर, डाइवर्जिंग मिरर। सो कन्वर्जिंग मिरर हमने पीछे देख लिया, अब ये डाइवर्जिंग मिरर है। डाइवर्जिंग मिरर का मतलब डाइवर्ज करता है, कन्वर्ज नहीं करता। क्या करता है, डाइवर्ज करता है, ठीक है? लाइट रे से आई, टकराई, मान लो यहाँ से भी लाइट रे आएगी, ऐसे टकराएगी और दोनों इमेज यहाँ बनाएंगे, ठीक है? मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो क्या होगा, टकरा के बाहर चली जाएगी, लेकिन उसका इमेज एफ पे बनेगा। मिरर में भी वही हो रहा था, यहाँ भी वही होने वाला है। फिर उसके बाद इस पार्ट को देखें हम, तो अगर लाइट इन्फिनिटी से आ रही है, कहाँ से आ रही है, लाइट इन्फिनिटी से आ रही है। इन्फिनिटी से लाइट जब आ रही है तो कहाँ पे जा रही है, अब टकराने के बाद ज़्यादा चली जा रही है सीधी, लेकिन जो इसका इमेज है वो कहाँ बन जा रहा है, वो अगेन पीछे बन जा रहा है, ठीक है? तो मिरर कॉनकेव में भी आपने यही देखा कि जब लाइट आ रहा है ना, कहाँ से, इन्फिनिटी से, कहाँ इमेज बन रहा है, फोकस पे। और अगर फोकस से लाइट आ रहा है तो कहाँ बन रहा है इमेज, इन्फिनिटी पे। तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि लाइट रे, भाई यहाँ ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस पर रखा है और ऐसे पास हो रहा है, ठीक है? नेक्स्ट अपने पास ये इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इसको थोड़ा कम नहीं समझोगे तो भी चलेगा, अब इसको समझो, ये और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे दोनों ही। तो लाइट अगर यहाँ से पास हो रही है, कौन सा पॉइंट है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। जब लाइट यहाँ से पास हो रही है तो या कहीं भी वो बेंड नहीं होगी, सीधी ही निकल जाएगी, ठीक है? और ऐसे ही फोर्थ पॉइंट ये वाला है कि लाइट जब यहाँ पे आएगा तो क्या होगा, टकराएगा और बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? अच्छा, अब इसके अंदर आप ये समझो कि इस रिफ्लेक्ट, ये सरफेस जो है, ये आपको दिख रहा है कांटे कांटे से, ये है आपका पॉलिश्ड सरफेस। कौन सा सरफेस है, पॉलिश्ड सरफेस। और ये वाला सरफेस कौन सा, आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है जी? याद रखना, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है कॉन्वेक्स मिरर, लेकिन एग्जाम में शायद कुछ न्यूमेरिकल पूछ ले, इसलिए अपने को सभी टॉपिक करने हैं, क्योंकि हमारा टारगेट क्या है, 95%। कितना है, 95%। चलो आ जाओ, पहले केस देखते हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पे। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा गया तो लाइट रे ऐसे आई, लाइट रे ऐसे आई, टकरा के बाहर निकल गई, क्योंकि ये कैसा है, डाइवर्जिंग मिरर है। सो यहाँ पे हमारा इमेज बन गया इस पॉइंट पे। बोलो समझ में आई बात कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, इन्फिनिटी पे, तो इमेज कहाँ बनता है, एट एफ। इमेज कहाँ बनता है बच्चों, इमेज कहाँ बनता है, एफ पे बनता है। साइज कैसा होगा, अगेन हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। और नेचर कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है? इरेक्ट क्यों, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट ऐसे रखते हैं तो इमेज भी क्या है, हमें ऐसे देखने को मिलती है। तो आप एक चीज़ दिमाग में बैठा लो कि जब भी इमेज रियल होगा, ठीक है, तो ये कैसा होगा, इरेक्ट बनेगा। देखो, रियल एंड इन्वर्टेड और वर्चुअल एंड इरेक्ट,
समझ में आ रही बात। तो जब जब वर्चुअल इमेज होगा तब तक इरेक्ट इमेज होगी, यानी सीधी इमेज अगर बनानी है तो आपको वर्चुअल इमेज ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है। और जब जब इन्वर्टेड इमेज बनेगा तब तक आपका रियल केस होगा, ठीक है, क्लियर है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इन्फिनिटी एंड पोल। मान लो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं हम, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। सपोज करो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, कहीं भी, एनीवेयर बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल। तो जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया तो एक लाइट आप ऐसे पास कराओ जो कि यहाँ से निकल जा रही है और यहाँ पे बन रहा है। दूसरी लाइट हम ऐसे पास कराएंगे, कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। कहाँ से पास करेंगे बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। और हमें पता है जब लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो उसी रास्ते क्या होती है, वापस आ जाती है। तो दोनों कहाँ मिल रहा है, यहाँ मिल रहा है। ये कौन सी जगह है, ये जगह है P और F के बीच में। कहाँ है, P और F के बीच में। तो इमेज कहाँ बना बच्चों, P और F के बीच में। बोलो क्लियर हो रहा है, P और F के बीच में कैसा हो, डिमिनिश होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। बोलो यहाँ तक क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलो आगे देखो इसके कुछ यूजेस। भाई रियल व्यू में पीछे जो अपने गाड़ियों में जो गाड़ी चलाते हो आप, उसमें पीछे जो चीज़ें देखने के लिए जो मिरर हम लगाते हैं, दैट इज कॉन्वेक्स मिरर। सिक्योरिटी मिरर हो गया, ठीक है, शॉप और एटीएम के बाहर लगा होता है वो वाले। फिर रोड सेफ्टी के लिए जो मिरर्स लगाते हैं, पार्किंग एरिया में जो मिरर्स लगे होते हैं, एग्जाम्पल आप डायग्राम देख सकते हो, ऐसे मिरर्स, ऐसे मिरर्स, ये सब कौन से मिरर होते हैं, कौन से मिरर होते हैं, बोलो कॉन्वेक्स, ठीक है। सो आज आपका एक टास्क देता हूँ मैं आपको, छोटा सा टास्क। आप आज बाहर जब जाना अपने घर के बाहर, तो कहीं आपको देखना, आपको सोसाइटी में लगा हो, आपकी पार्किंग में लगा हो, आपको बाहर कहीं दिखाई दे, तो आप क्या करना, आप कमेंट करना मुझे कि हाँ सर मैंने आज यहाँ पे चीज़ें देखी हैं। बोलो क्लियर है, ठीक है। अब आते हैं समरी ऑफ कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर की, ठीक। एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं ताकि अपनी चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इसके अंदर हमने टोटल 6 केसेस पढ़े। कितने केसेस, 6। और इसके अंदर हमने कितने केसेस पढ़े, 2 केसेस पढ़े, ठीक है। ये 6 के 6 अंदर हमने क्या पढ़ा कि 5 केस ऐसा था जिसके अंदर इमेज कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड है। कैसा है बच्चों, रियल एंड इन्वर्टेड है। और एक केस ऐसा है जिसमें क्या है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट है। एक केस ऐसा है, बाकी दूसरा केस मतलब रियल इन्वर्टेड है, दूसरा केस वर्चुअल इरेक्ट है, ठीक है। ये छठा वाला। इसमें हमने दोनों केस देखे, दोनों केस में कैसा था कि जो है वो वर्चुअल एंड इरेक्ट है, ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, दोनों ही 2 केस, दोनों में कैसा सेम है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक। अच्छा, इसमें ये जो केस है उसका क्या नाम है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया हो, जब ऑब्जेक्ट F एंड P के बीच में रखा गया हो। कहाँ रखा गया हो, जब ऑब्जेक्ट F एंड P के बीच में रखा गया हो, तब कैसा इमेज बनेगा, तब बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। कैसा इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। बोलो याद रहेगा, ठीक है, क्लियर रहेगा। 6 केसेस, 5 कैसे हैं, रियल इन्वर्टेड, छठा कैसा है, वर्चुअल इरेक्ट, ठीक है। और इसमें एक केस और था ना जो सेम साइज हो, सेम साइज ऑब्जेक्ट कब बनेगा भाई, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखेंगे कि इमेज सेम साइज की बनेगी, तो क्या होगा, एट सी। कैसा होगा, कहाँ पे रखेंगे, तो एट सी, ठीक है, क्लियर रहेगा, दिमाग में रहेगा इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास एक क्वेश्चन आया है एग्जाम में, दैट इज 2025 का ही क्वेश्चन है। क्या है बच्चों, लिस्ट 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से जो प्रॉपर्टीज बन रही है वो बता दीजिए, 4 प्रॉपर्टी। भाई वर्चुअल इमेज है, इरेक्ट इमेज बनता है, डिमिनिश इमेज बनता है, इमेज फॉर्म्स ऑन द अदर साइड ऑफ द मिरर विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट बिटवीन F एंड P रखने पे ऐसा सिनारियो होता है, ठीक है। ये तो हमने डिस्कस कर लिया, देखो क्वेश्चन आया हुआ है 2 मार्क्स का, ठीक है। और ये कोई फॉल्स नहीं है, यू कैन गो एंड विजिट ऑन cbse.nic.in पे और आप वहाँ चेक कर सकते हो। सारे क्वेश्चन हम जो ले रहे हैं सब पेपर से उठाए हुए क्वेश्चन हैं, फाइन। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, न्यूमेरिकल यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। न्यूमेरिकल्स जो रात को नींद खराब कर रहा है आपकी ना, उसी का हम तोड़ने वाले हैं। अभी देखो सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना होगा। तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, 1/f = 1/v + 1/u, ठीक है। ये मिरर के लिए है, अगर लेंस होगा तो यहाँ पे हम हटा के माइनस कर देंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आप समझो कि मिरर के लिए 1/f = 1/v + 1/u होने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे f क्या है, f को बोलते हैं फोकल लेंथ, u क्या है यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है यहाँ पे इमेज डिस्टेंस। फोकल लेंथ, इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको यहाँ समझते हैं। मान लीजिए आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये वाला दिख रहा है जो, यहाँ से लेके ये जो डिस्टेंस होता है, इस पोल पॉइंट से जो फोकस तक का डिस्टेंस होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस होता है। ऑब्जेक्ट से मतलब ऑब्जेक्ट लेके P तक का, ऑब्जेक्ट से लेके P पॉइंट तक का जो डिस्टेंस होता है, यानी कि पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम U, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और मान लो यहाँ इमेज बन रही है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम इमेज डिस्टेंस। इमेज से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट से लेके पोल तक का जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और ये जो डिस्टेंस है ना बच्चों, ये इसको बोलते हैं स्मॉल f, मतलब यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस जगह से लेके इस जगह तक, ठीक है। इस जगह से इस जगह तक लेके क्या बोलते हैं इसको हम, दैट इज फोकल लेंथ, ठीक है। मैं एक बार रिड्रॉ कर देता हूँ।
अब देखिए ये ऑब्जेक्ट था, तो यहाँ से लेके ये अपना u है और ये अपना है यहाँ तक v f। ठीक है, एक बार गंदा हो गया, एक बार वापस से देख ले। यहाँ से लेके यहाँ तक है आपका v, ठीक, ये u हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फोकल लेंथ, ये इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कौन कौन सा है। u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f का मतलब फोकल लेंथ और v का मतलब इमेज डिस्टेंस। क्लियर है? चलो अब आते हैं काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज साइन कन्वेंशन। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। ठीक है, हम दोनों के लिए देखेंगे यहाँ पे। अब साइन कन्वेंशन क्यों जरूरी है? क्योंकि देखो एक्सिस का काम है यहाँ पे कि भाई ऑब्जेक्ट यहाँ रखा गया, इमेज इधर बनेगी, तो क्या होगा, इस एक्सिस को हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। किसको जरूरत है? एक्सिस को ऑब्जर्व करने की। देखो यहाँ पे आपके सामने डायग्राम दिख रहा है, एक बार देख लेते हैं कैमरा में कितना विजिबल है ये। हाँ चलिए, बहुत ही बेहतर है, दिख रहा है अच्छे से। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि ये हमारा एक मिरर है, ये एक कॉन्केव मिरर दिख रहा है आपको और ये आपको कॉन्वेक्स मिरर दिख रहा है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर मानो यहाँ पे आपने एक एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, आपने लेटर सपोज को यहाँ पे आपने एक एक्सिस ड्रॉ किया, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट हुआ आपका, और एक एक्सिस ये है, इसको बोलो प्लस का एक्स एक्सिस, मान लेते हैं ये माइनस का एक्स एक्सिस है, ये प्लस का वाई एक्सिस है और ये मान लेते हैं माइनस का वाई। भाई अपने को पता है, आपने ये तो पढ़ा ही हुआ छोटी क्लास में, ये प्लस का एक्स एक्सिस, ये माइनस का, ये प्लस का और ये माइनस का। ठीक है, अब इतना होने के बाद अब आपको क्या है, जब आप ऑब्जेक्ट रखते हो, ऑब्जेक्ट आप यहाँ रखते हो, ऑब्जेक्ट आप कहाँ प्लेस कर रहे हो, इस जगह प्लेस कर रहे हो। इस एक्सिस का ये नेगेटिव साइड है, इस एक्सिस का ये नेगेटिव साइड है, और इमेज जो बनेगी हर केस में कहाँ बन रही थी, इस साइड ही बन रही थी, और एक अकेला केस था जब इमेज इधर बन रही थी। बोलो याद आ रहा है बातें? कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही बात? भाई ये मिरर था हमारे पास, इस मिरर में हम ऑब्जेक्ट को कहीं से, यहाँ से लेके इन्फिनिटी से लेके यहाँ तक कहीं भी रख देते हैं, तो इमेज कहाँ बन रहा है, इस साइड ही बन रहा है। बट जब आप F पॉइंट और P के पॉइंट यहाँ कहीं रखते थे, तो इमेज तो कहाँ बन रहा था, यहाँ बन रहा था। बोलो क्लियर है? ये बात हमने डिस्कस की थी। तो बच्चों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है, पहले तो ये नोट में ध्यान रखो, जो U होगा वो हमेशा नेगेटिव मानना है, और HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट उसको हमेशा पॉजिटिव मानना है। ये दिमाग में डाल लो, ये बैठा लो दिमाग के अंदर कि हमेशा U कैसा रहेगा, U हमेशा रहेगा नेगेटिव में, और HO जो रहेगा हमेशा कैसा रहेगा आपका, पॉजिटिव में। U नेगेटिव में रहेगा और HO कैसा रहेगा, हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये फिक्स है, ये चाहे आपका मिरर्स हो, ठीक है, चाहे आपका लेंसेज हो, जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे आगे, दोनों ही मिला के आपका ये क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। तो ये को याद रखना है। बाकी चीज़ें देखो कि जब आप इन्फिनिटिव ऑब्जेक्ट रख रहे थे, जब आप यहाँ रख रहे थे, जब आप यहाँ रख रहे थे, जब आप यहाँ रख रहे थे, कहीं भी रख रहे थे, इस जगह को के अंदर नहीं, इसके पहले पहले, और इमेज आपका इस साइड ही बना। इमेज कहाँ बना है? इमेज था कैसा, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड का मतलब इमेज इसके पहले ही बन रही है, ठीक है, इमेज इसके मतलब पहले ही बन रही है। तो ऐसे केसेस में बच्चों देखो, ये नेगेटिव एक्सिस है, तो इसलिए V क्या होगा, हमेशा नेगेटिव होगा। बोलो बात समझ में आई? V क्या रहेगा, हमेशा नेगेटिव रहेगा। दूसरा कि जो फोकल लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, उसको क्या बोलते हैं हम, स्मॉल f, फोकल लेंथ। तो ये डिस्टेंस भी कैसा रहेगा आपका, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो U नेगेटिव, V नेगेटिव, F नेगेटिव। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, अब V कई बार प्लस भी रहता है। भाई जब ये इस जगह पे रहेगा ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे क्या होगा, इमेज प्लस में चला जाएगा। बोलो समझ में आ रही बात? कि भाई जब ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन F एंड P, जब ऑब्जेक्ट को F और P के बीच में रखते हैं, तो इमेज कहाँ बनता है, अपोजिट साइड में बनता है। इमेज कहाँ बनता है, अपोजिट साइड में बनता है। तो इमेज यहाँ बनता है, तो इस केस में क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव भी होगा, पॉजिटिव भी होगा। और फोकल लेंथ ये हमारा नेगेटिव है, ये फिक्स रहेगा। और HI भी क्या होगा, उस केस में पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो इमेज होता है कैसा होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट होता है। इरेक्ट का मतलब सीधा। ठीक है, तो एक्सिस का ये वाला पॉजिटिव, तो ऑब्जेक्ट अगर ऐसा रखा है और इमेज भी ऐसा है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो घुमा फिरा के बात इतनी सी समझनी है अपने को कि भाई कॉनकेव मिरर है अगर अपने पास, तो आपको याद रखना है ऑल नेगेटिव। क्या याद रखना है, ऑल नेगेटिव। भाई सब नेगेटिव है, सब नेगेटिव। कौन कौन से सब, U भी नेगेटिव, V भी नेगेटिव, F भी नेगेटिव। ठीक है, इसको दिमाग में रखो मत, इसको तो आपको स्पेशल केस है, फिक्स है, हमेशा याद रखो। बाकी ये ध्यान रखो, V नेगेटिव, F नेगेटिव, और हमारे पास HI भी नेगेटिव। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। बट अगर स्पेशल केस आएगा तो V हो जाएगा पॉजिटिव और HI हो जाएगा पॉजिटिव। अगर स्पेशल केस आएगा तो V हो जाएगा पॉजिटिव और HI भी हो जाएगा क्या, पॉजिटिव। याद रहेगा, ऑल नेगेटिव, बट इन स्पेशल केस V क्या होगा, पॉजिटिव, और HI भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव। ठीक है, V भी पॉजिटिव हो जाएगा और HI भी क्या हो जाएगा आपका, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। अब कॉन्वेक्स मिरर के अंदर बच्चों ऑल नेगेटिव याद रखो, ऑल पॉजिटिव, सॉरी, क्या याद रखो, कॉन्वेक्स में ऑल पॉजिटिव याद रखो। उसमें ऑल नेगेटिव, उसमें ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव, याद रहेगा।
ठीक है, क्लियर है। बाकी इसको भी आप ऐसे कर सकते, जैसे इसमें इसको किया गया है ऐसे इसको किया जा सकता है। देखो कैसे भाई, ये लाइन है हमारे पास, ऑब्जेक्ट हम यहाँ रख रहे हैं, इमेज कहाँ यहाँ बनेगी, दूसरा में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है, इमेज यहाँ बनेगी, दोनों केस में इमेज इधर बन रही है, तो एक्सिस के उधर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, एक्सिस के इधर क्या होगा, नेगेटिव होगा, यू नेगेटिव में हुआ और ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में हुआ। क्लियर है। जैसे ये छठा केस था ना, 6th केस, वैसा ही बन रहा है वो। क्लियर हो गया, यहाँ तक बोलो, समझ में आ गई बात, ठीक है, क्लियर हो गया। चलो तो अब आगे देखो क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन यहाँ एक बार थोड़ा साइड में लिख लेते हैं हम। क्या हमने क्या पढ़ा कि भाई कॉनकेव मिरर है हमारे पास अगर, तो कैसा रहेगा, ऑल नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर है हमारे पास तो क्या रहेगा बेटा, ऑल पॉजिटिव। बट नोट में क्या रखा था हमने, नोट में ये रखा था कि जो यू है और जो HO है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा और ये हमेशा नेगेटिव रहेगा। ये दिमाग में रखना ना, तभी काम बनेगा, तभी न्यूमेरिकल्स होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये जो पार्ट हमने डिस्कस किया ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें थोड़ी गलती हुई आपके मार्क्स कट जाएंगे, न्यूमेरिकल सबसे नहीं होने वाला है। ठीक है, ठीक है, एनर्जी टाइट रखना बेटा, हाँ, थकना नहीं है। एक बार समझ लो, एक बार अच्छे समझ लो, 100% मैं गारंटी देता हूँ काम बन जाएगा, पर एक बार अच्छे से समझना है। ठीक है, बोरिंग जैसा महसूस नहीं हो, और लग रहा है तो थोड़ा पानी वानी पी के आ जाओ। ठीक है, देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल देखो, सबसे पहले क्या दिया है ना, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं यू सिंबल से। यू का जो वैल्यू दिया गया दैट इज 10 सेंटीमीटर, पर अपने को पता है कि यू हमेशा माइनस में रहता है, इसलिए आपको मानना पड़ेगा क्या, माइनस। इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, अब कोई कॉनकेव मिरर है उसके सामने रखा गया है। ठीक है, और फोकल लेंथ कितना दिया है, फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल f कितना है, 15 सेंटीमीटर। अब 15 सेंटीमीटर का क्या साइन होगा भाई, इसमें अभी हमने देखा कॉनकेव मिरर है तो ऑल नेगेटिव होता है। ठीक है जी, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस मिरर। यूज मिरर फॉर्मूला यूज करना है, आपको बताना है पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है बेटा v, पोजीशन का मतलब होता है v। ठीक है, एक बार करेंगे। ठीक है, तो एक बार हम मिरर फॉर्मूला लगाते हैं। मिरर फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 1/f = 1/v + 1/u। क्लियर है, 1/f = 1/v + 1/u। सो 1/f कितना है हमारे पास, माइनस का 15। ठीक है, v कितना है हमारे पास हमें पता नहीं है, और u कितना हमारे पास 1/-10। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो -1/15 = 1/v - 1/10। सो इसको इधर लेके आ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो -1/15 + 1/10 = क्या हुआ बच्चों, 1/v। देखो इसको हमने इधर लिया तो 1/15 ऐसे था, ये माइनस के इधर आके प्लस हो गया। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 150 हुआ, यहाँ पे आया -10, यहाँ पे आया +15 = क्या हुआ, 1/v। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, कहाँ करें, इधर कर लें, चलो देखो इधर एक बार इधर देख लो। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, हमारे पास +5/150 = 1/v, 5 3 15, तो हमारे पास v की वैल्यू कितनी आई, 30 सेंटीमीटर। देखो दिख रहा है आपका आंसर, मैच कर गया। आंसर कितना है, 30 सेंटीमीटर। मैंने ये सब इसलिए लिख दिया है ताकि आप खुद से पॉज करके खुद से ट्राई करो। खुद से ट्राई करोगे तो मजा आएगा, खुद से करोगे तो सीख जाओगे। ठीक है, बेसिकली मैं अपने सभी बच्चों को यही बोलता हूँ कि अगर आपको सीखना है तो खुद के दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। भाई मुझे तो आता ही है, मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, पर आपको सीखना है तो आपको अपने आप को रोकना है, पॉज करना है, ट्राई करना है। नहीं हो तो देखना है फिर सोल्यूशन, फिर अगर आ जाएगा तो अच्छी बात है, फिर आपको आगे बढ़ते रहो और ऐसे करते रहो। इस प्रैक्टिस से आपको 100% चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ डिस्टेंस, ठीक है, ये क्वेश्चन आप करोगे, चलो मेरे लिए क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। ऑब्जेक्ट है प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बच्चों, 18 पे। ठीक है, पर माइनस रहेगा, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ठीक है, फ्रॉम द पोल ऑफ द कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12, तो 12 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है बोलो, तो कॉनकेव है। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या होता है, ऑल नेगेटिव। क्या होता है, ऑल नेगेटिव। चलिए बहुत अच्छी बात है। पोजीशन निकालना है एक तो ऑफ द इमेज फॉर्म इन दिस केस। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कर लोगे। ठीक है, आपका होमवर्क है। ठीक, कमेंट में आप आंसर दीजिए मुझे, आई विल लेट यू नो कि आप सही हो या गलत हो। क्लियर है, कर लोगे। सिंपली कुछ करना नहीं बच्चों, 1/f फॉर्मूला लगाना है, 1/f = 1/v + 1/u, और सारी वैल्यू जो दी है वहां पे रखो और v की वैल्यू निकाल दो। ठीक है, कर लोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए आप लोग एक बार, क्या लिखा है, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, 30 सेंटीमीटर पे, फ्रॉम द पोल 30 सेंटीमीटर रखा है। देखो यू की वैल्यू कितनी है, 30 सेंटीमीटर, बट क्या रहेगा, माइनस में रहेगा। यू कितने में रहेगा हमारे पास, माइनस में रहेगा। फिर उसके बाद फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर, अब की बार कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, सेम मिरर। ठीक है, इफ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। इमेज की साइज, इमेज का नेचर बताया है कैसा है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब रियल एंड इन्वर्टेड में क्या आपको टेंशन लेना है, नहीं लेना। क्यों, क्योंकि वर्चुअल एंड इरेक्ट वाला जो केस है वो अलग है, रियल एंड इन्वर्टेड तो सब सेम है, 5 केस में से आएगा ये। ठीक है,
ऑब्जेक्ट कहाँ है, इमेज इज फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर, इमेज कहाँ बन रहा है 60 सेंटीमीटर पे, तो 60 सेंटीमीटर तो माइनस ही रहने वाला क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड में माइनस रहता है, ठीक है। फोकल लेंथ आपको निकालना, फॉर्म्ड एट 60 सेंटीमीटर, इमेज है, वेरी सॉरी, ये आपका v है और आपको f निकालना है। कर लोगे, करते हैं, देखो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक। थोड़ा कर्सर साइज बढ़ा लेते हैं, ठीक है। सो अपने पास क्या है यहाँ पे 1/f इक्वल्स टू 1/v कितना है माइनस का 60 प्लस यहाँ पे क्या है 1 बाई माइनस का 30, ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/60 माइनस 1/30, सॉल्व करेंगे तो 60 या 18 00, देखो मेरा ये रहेगा कि आप बार बार एलसीएम मत लो, एलसीएम लेने में टाइम वेस्ट होता है, इससे अच्छा है थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन आप फटाफट कर लोगे। तो 1800 हो गया माइनस 30 हो गया, यहाँ पे माइनस 60 हो गया, सो माइनस 90 अपॉन 1800, 10 से 10 मर गया, क्या बचा 9 2 जा 18, सो क्या है अपने पास 1 बाई, देखो 9 2 जा 18 आया तो 1/20, ठीक है जी। सो एफ की वैल्यू कितनी आई माइनस का 20 सेंटीमीटर, क्या ऑप्शन मैच कर रहा है, बिल्कुल मैच कर रहा है जी, हमारा ऑप्शन क्या है, अरे जी जा माइनस 20 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आता है नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मैग्निफिकेशन। अब जैसे आपने मिरर फॉर्मूला पढ़ा है ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या कहता है कि HI/HO, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, क्या हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और साथ में इक्वल किसके बराबर है -v/u के, सो m इक्वल्स टू -v/u इक्वल्स टू HI/HO, हम ये लिख सकते हैं, ये हम लिख सकते हैं, ठीक है जी, क्लियर है। पर ये किसके लिए है, ये मिरर्स के लिए है। लेंसेज के लिए क्या होता है, यहाँ पे प्लस आ जाता है, यहाँ जो माइनस है वहाँ क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है। इसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि HI/HO इक्वल्स टू -v/u, क्लियर। चलो अब आते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन 2025 का दिया है अगेन, क्या क्या है बच्चों, देखो कॉन्वेक्स मिरर है, पहले तो अभी तक कॉनकेव का था, ये क्या है कॉन्वेक्स है। पहले तो मिरर देख लेते हैं, कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहली चीज जो समझनी है वो कौन सा मिरर है, ये चीज समझना है, ठीक है। रियर व्यू ऑफ द ऑटो मिरर हैज ए फोकल लेंथ ऑफ 1.5 सेंटीमीटर, कितना है 1.5 मीटर, सॉरी मीटर फोकल लेंथ। ये कैसा होता है, ये होता है ऑल पॉजिटिव, क्या याद है आपको, याद है, ठीक है। यू की वैल्यू तो नेगेटिव रहेगी, HO तो पॉजिटिव रहेगा, ये तो स्पेशल केस है, इसके अलावा जो है वो सब कैसे रहेगा, ऑल पॉजिटिव। तो एफ की वैल्यू हमें मिल गई है। अब क्या दिया है, इफ अ 3 मीटर बिल्डिंग 3 मीटर हाइट बस इज लोकेटेड 6 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है, 3 मीटर हाइट की है बस, तो हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट है वो कितना दिया है 3 मीटर है। कहाँ पे लोकेटेड है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लोकेटेड है 6 मीटर पे, ठीक है। यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजीशन साइज ऑफ द इमेज, आपको V निकालना है और HI निकालना है, ठीक है। क्या यूज करके, मिरर फॉर्मूला यूज करके करें, देखो। सो फॉर्मूला इज 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, हमें पता है 1/f कितना है बच्चों, यहाँ पे 1.5 इक्वल्स टू 1/v कितना है हमारा, हमें मालूम नहीं है, प्लस u कितना है हमारे पास 1/-6, ठीक। अब ये सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10/15, भाई ये डेसिमल लिया ऊपर चला गया, ये इधर आया तो ये देखो प्लस माइनस 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 इधर आके क्या हो गया प्लस 1/6 इक्वल्स टू 1/v। जब सॉल्व करेंगे यहाँ से तो देखो आप एलसीएम ले सकते हो, चाहो तो एलसीएम लेके कर लेते हैं। चलो इस क्वेश्चन को हम एलसीएम लेके सॉल्व कर लेते हैं। 15 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं, तो 3 से करेंगे, 3 2 जा 3, 5 जा 2, 1 जा और 5, तो 5 जा 10, 3 जा 30, एलसीएम कितना आया भाई 30 आ गया। ये कितना हो ऊपर 20 हो गया और ये कितना हो गया अपने पास 6 5 30, तो यह हो गया 5 इक्वल्स टू 1/v। बोलो क्लियर है। 15 और 6 का एलसीएम लिया, 3 5 जा 15, 3 2 जा 6, फिर 2 1 जा 2 और 5 और 5, तो जिसको एलसीएम नहीं आता वो वहाँ से देख ले। तो ये 30 हो गया, 30 आने से ये कितना हुआ आपका 2 हुआ, 2 10 जा 20 और ये 5 5 1 जा 5, तो ये अपने पास आया 25/30, 25/30 इक्वल्स टू 1/v। तो 5 5 जा 25, 5 6 30, सो v की वैल्यू कितनी आई आपके पास 6/5 मीटर। तो कैसा आया 6/5 मीटर आ गया। आप इसको डेसिमल ले सकते हो, तो 1.5 1 जा 5 आया, यहाँ पे 1 आएगा 1.2, आंसर कितना आएगा, v की वैल्यू 1.2 मीटर आ गई, ठीक है। दूसरा क्या निकालना हमने को, हाइट ऑफ इमेज। अभी हाइट ऑफ इमेज के लिए भी हमने फॉर्मूला पढ़ा, क्या फॉर्मूला पढ़ा कि जो HI/HO होता है वो किसके बराबर होता है -v/u के बराबर। भाई m इक्वल्स टू HI/HO इक्वल्स टू -v/u, तो अपने -v/u लगा लेते हैं। HI मालूम है क्या, नहीं मालूम है, x मान लेते हैं इसको। HO कितना दिया है बताओ, HO दिया है 3, माइनस v कितना है हमारे पास अभी हमने निकाला 6/5 और u कितना हमारे पास -6, तो -6 कैंसिल आउट हुआ, ये इधर आ गया, तो x की वैल्यू कितनी आई 3/5 मीटर, ठीक है। कितना आंसर आया बेटा 3/5 मीटर, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो टेक ए स्क्रीनशॉट या एक बार समझ लो, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, थोड़ा बार बार वीडियो देखना पड़ रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम रिकॉर्ड करें और गायब हो जाए। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई 3/5, ठीक है। एक बार ऐसा हो चुका है, 1 घंटे 1.5 घंटे की वीडियो बनाने के बाद में क्या हुआ, गायब हो गया सब, ठीक है। सो कई बार मेहनत वेस्ट हो जाता है, बट ठीक है कोई बात नहीं। सो एक्स की वैल्यू कितनी आई 3/5 मीटर, क्लियर है। चलिए अब आते हैं, ये इतना समझने के बाद ये यहाँ पे होता है आपका मिरर वाला पार्ट खत्म। अब हम यहाँ पे करते हैं स्टार्ट एक नया टॉपिक, नया पार्ट का, जिसका नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन समझ में आया, रिफ्लेक्शन से मिरर समझ में आया, स्फेरिकल मिरर देखा, प्लेन मिरर देखा, उसके हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए और जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हो सकती थी हमने सब डिस्कस किया। क्लियर है बच्चों, तो अच्छे से समझ के करो, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक। अब क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, किसको कहते हैं, बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। भाई लाइट जब क्या होता है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। जैसा आपने कभी पानी की बोतल ले लो, उसके अंदर पेंसिल डाल दो, देखो आपको दिखेगा बेंडिंग से टूटा हुआ पेंसिल दिखता है। क्यों दिखता है, क्योंकि बेंडिंग ऑफ लाइट वहाँ पे हो रही है। क्या हो रही है, बेंडिंग ऑफ लाइट वहाँ पे हो रही है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट जाती है और वो बेंड हो जाता है, और वो बेंड हो जाता है किसी रीजन की वजह से। रीजन क्या हम डिस्कस करेंगे, लेकिन बेंड हो जाता है, इस फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन। सो बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डिफरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब क्यों होता है रिफ्रैक्शन, कौन करता है रिफ्रैक्शन, उसको देख लेते हैं। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, देखो उसका एक सिंपल सी कहानी है कि जो लाइट होता है ना बच्चों, लाइट किस पे डिपेंड करता है, मीडियम पे डिपेंड करता है। मीडियम का मतलब अगर डेंस मीडियम है, कैसा डेंसर मीडियम है, डेंसर मीडियम समझते हो, जिसके मॉलिक्यूल बहुत बहुत नजदीक हो, भाई नजदीक मॉलिक्यूल है, तो डेंसर मीडियम हुआ। इसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो कैसा हुआ, रेयर मीडियम हुआ। अपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना कि सॉलिड के पास बहुत डेंस मीडियम होता है, लिक्विड के पास थोड़ा कम होता है, गैस के पास बहुत कम होता है। तो जब जितना ये गैप ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा वो रेयर मीडियम है, और जितना गैप कम होगा उतना वो डेंसर मीडियम है। तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, यानी कि बेसिकली आप समझो कि ये मीडियम जब भी चेंज होता है तो लाइट क्या करता है, बेंड होता है, ठीक है। इसी मीडियम के चेंज होने की वजह से ऐसा होता है, ठीक। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लाइट ऐसे आ रही थी, आने के बाद इसको जानी चाहिए थी ऐसे, लेकिन वो क्या हो, बेंड होकर ऐसे चली गई, ठीक है। इसको बोलते हैं हम रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो लॉज, जैसे अभी आपने रिफ्लेक्शन में लॉ पढ़ा है, ऐसे ही रिफ्रैक्शन के भी लॉ होते हैं, ठीक है। अच्छा उसके पहले एक चीज़ और समझ लो, ये जो लाइट आई इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सा रे है बच्चों, ये आपके पास जो लाइट ऐसे आ रही है वो है आपका इंसिडेंट रे। ये जो एंगल बन रहा है ये कौन सा एंगल है, इंसिडेंट एंगल। भाई हमने पीछे पढ़ लिया, नॉर्मल और ये नॉर्मल लाइन है, ठीक है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल हो रहा है दैट इज इंसिडेंट एंगल। लेकिन जो लाइट यहाँ पर रिफ्रैक्ट कर गई, दिख रहा है आपको ये लाइट, ये निकल गई जो पीछे, ये जो लाइट आपको पीछे दिख रही है, वो जो यहाँ हम हटा देते हैं, इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं। मान लीजिए ये जो लाइट दिख रही है आपको, ये जो रिफ्रैक्ट हुई और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच का जो एंगल हुआ इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, समझ में आ रही बात, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। लाइट इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई है। लाइट क्या हो गई है, बेंड हो गई, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं क्या है कि भाई लॉ पढ़ना अपने को। लॉ में क्या बताया जा रहा है कि पहला लॉ ये कहता है कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और जो रिफ्रैक्टेड रे है वो क्या करते हैं, सेम प्लेन में लाई करते हैं। भाई आपने पढ़ा पहला जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हमने पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्या पढ़ा था कि एंगल आई बराबर एंगल आर पहला था। दूसरा क्या था कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन। यहाँ पे क्या है, द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड नहीं है, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। ठीक है, एक काम करना आप लोग, अभी लेक्चर के बाद ग्लास में पानी लेना, कांची ग्लास में, और उसके अंदर पेंसिल डालना और ये बेंडिंग दिखाई देगा आपको, ठीक है। मान लो आपके पास कांची ग्लास नहीं है, कोई बात नहीं, ठीक है, बहुत लोगों के पास नहीं होता। तो काम करना आप क्या करोगे कि नॉर्मली सपोज आप ग्लास में, स्टील की ग्लास है, उसके अंदर भर के आप पेंसिल को डालो, आप ऊपर देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, थोड़ा बहुत आपको बेंड दिखाई देगा, ठीक है। तो ऐसा ये हो गया। सेकंड लॉ क्या कहता है, सेकंड लॉ ये कहता है कि भाई कि साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर होता है बेटा, साइन आई बाई साइन आर कांस्टेंट के बराबर है, ठीक है। साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो द रेशियो ऑफ द साइन आई इंसिडेंट ऑफ एंगल टू द साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल रिमेन्स कांस्टेंट फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम। तो ये फिक्स रहेगा। तो अगर आपको इंसिडेंट एंगल और रिफ्रैक्टेड एंगल निकालना, आप कैसे निकालोगे, इस रिलेशन से निकालोगे, साइन आई बाई साइन आर। साइन और पढ़ा है ना हमने ट्रिग्नोमेट्री में, चैप्टर नंबर 8 मैथ्स में, तो वहां से आपको इसको समझ लेना है। साइन आई बाई साइन आर की वैल्यू कांस्टेंट के बराबर होने वाली है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखो डायग्राम मैं फिर से बना दिया हूँ, इसको आई बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे बेटा, आर बोलेंगे, ठीक है। आई और आर, ये इंसिडेंट रे हो गया आपका, ये आपका हो गया रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है। तो साइन आई बाई साइन आर कैलकुलेट करके आप क्या कर सकते हो, यू कैन फाइंड आउट द कांस्टेंट वैल्यू, जिसको आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बोलेंगे अभी आगे चल के। इस कांस्टेंट का क्या नाम पड़ेगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको हम नेक्स्ट आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, समझ में आ गई। चलो अब आगे देखो, बेंडिंग ऑफ लाइट होता क्या है, क्यों हो रहा है भाई, समझते हैं, थोड़ा डिटेल में समझते हैं। कि अपने को पता है लाइट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल,
कब, रेयर टू डेंसर मीडियम। अब जब लाइट जाएगी तो कभी हमें देखने को मिलता है लाइट ऐसे बेंड हो रही है, कभी देखने को मिलता है ऐसे बेंड हो रही है। क्यों होती है, कैसे, कब होती है, उसको समझते हैं कि भाई जब लाइट जो है रेयर मीडियम से जाती है, लाइट कौन से मीडियम से, रेयर मीडियम से जब जा रही है ऐसे, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम को जब लाइट जाती है, लाइट क्या होती है, बेंड होती है किसके, नॉर्मल के पास, नॉर्मल की तरफ जाती है। भाई लाइट को चले जाना था ऐसे, लेकिन लाइट कहाँ, ये नॉर्मल लाइन है, कौन सी, ये वाली जो है नॉर्मल है, ये वाली, तो नॉर्मल के नज़दीक चली गई। दिख रहा है आपको। इसमें आते हैं, देखो लाइट ऐसे आ रही है, ये डेंसर से अब की बात कहाँ जा रहे हैं हम, रेयर में, डेंसर से रेयर में जा रहे हैं। लाइट को ऐसे जाना चाहिए था, ये नॉर्मल लाइन है, लेकिन देखो नॉर्मल से दूर चली गई। दिख रहा है आपको, अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गया। तो एक बात दिमाग में रख लेना बच्चों कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आती है, ठीक है, जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम आती है तो वो क्या होता है, जब डेंसर से रेयर आती है तो क्या होता है, इट विल गो अवे टू द नॉर्मल। डेंसर से रेयर आएगा तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाएगा, और जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम आएगा तो क्या होगा, इट विल बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक, इसको ऐसे दिमाग में ऐसे रखेंगे कि मान लीजिए हम एक हाईवे पे हैं, हाईवे कैसा हो गया, रेयर मीडियम, और अचानक एक गली आ गई, क्या गई, गली, नैरो स्पेस। अब जाने लगे तो आपको अपनी गाड़ी की स्पीड क्या करनी पड़ेगी, स्लो करनी पड़ेगी। भाई आप एक गाड़ी लेके जा रहे हो एकदम धूम मचाने वाली, यहाँ एकदम कोई भी गाड़ी बढ़िया, जो भी आपकी फेवरेट गाड़ी है, कावासाकी कोई भी, हाँ निंजा उंजा लेके चल रहे हो, एकदम तगड़े, एकदम गाड़ी की चल रहे हो। लेकिन अचानक क्या हुआ, अचानक नैरो स्पेस आ गई, एक जगह आ गई, ब्रिज आ गया, पुल आ गया, कुछ भी आ गया, ठीक है, जहाँ पे रोड पहले ऐसे थी, अभी चिपक गई, रोड ऐसे थी, चिपक गई, ठीक है, रोड ऐसे थी और अचानक से ऐसे हो गई, नैरो स्पेस हो गया। जब नैरो स्पेस हो गया तो फिर क्या हुआ, जब नैरो स्पेस होने की वजह से आपको गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी, करनी पड़ेगी, बिल्कुल करनी पड़ेगी, नहीं करोगे तो क्या होगा, हमेशा के लिए गायब हो जाओगे ना। तो गाड़ी की स्पीड कम करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही आप समझो कि जब गाड़ी की स्पीड कम हो रही है, जब गाड़ी की स्पीड कम हो रही है तो नॉर्मल के नज़दीक जा रहा है। गाड़ी की स्पीड कम करने का मतलब नॉर्मल के नज़दीक, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का मतलब नॉर्मल से दूर, गाड़ी की स्पीड कम करने का मतलब नॉर्मल की तरफ, ठीक है, गाड़ी की स्पीड बढ़ाने का मतलब नॉर्मल के दूर। अब मान लो गाड़ी की स्पीड आ रही है, बहुत जोर से आ पा रहे हो, गाड़ी की स्लो करना पड़ा, भाई गाड़ी आप लेके भागे आ रहे हो बहुत आगे, फिर क्या करना, स्लो करना पड़ा। जब आप स्लो करना पड़ा दैट मीन्स आप नॉर्मल के पास आ रहे हो, मतलब रेयर मीडियम से डेंसर हुआ। भाई स्लो करने का मतलब भीड़ भाड़ आएगा, भीड़ भाड़ का मतलब डेंसर। और जब आप डेंसर से रेयर जा रहे हो, गली के बाद बाहर निकल गए आप, गली से फिर आप बाहर आ गए, फिर रोड आ गई आपको मोटी चौड़ी रोड, फिर क्या करोगे, आप गाड़ी की स्पीड बढ़ाने शुरू करो। क्यों, क्योंकि अब स्पेस बहुत है, रेयर मीडियम हो, जब रेयर मीडियम होगी तो क्या होगा, नॉर्मल से दूर जाने लगेगा। बोलो समझ में आई, चमक रहा है, दिमाग में आ रहा है। चलिए तो अभी आगे आते हैं कि केस ऑफ नो बेंडिंग, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, कि भाई नो बेंडिंग कब होगा, कब लाइट बेंड होगी ही नहीं। दो केसेस हैं। पहला केस क्या कहता है बेटा, कि अगर आपके पास ये कोई सरफेस है, मीडियम है, मान लो ये डेंसर मीडियम, ये रेयर मीडियम है, तो लाइट अगर नॉर्मली गिरी, बिल्कुल नॉर्मली, कैसे, नॉर्मली परपेंडिकुलर टू द सरफेस आता है, अगर ये सरफेस, इसके पे अगर परपेंडिकुलर लाइट आता है तो क्या होगा, वो बेंड नहीं होगा। दूसरा कि अगर यहाँ पे भी एयर मीडियम है और यहाँ भी एयर मीडियम है, ठीक है, यहाँ पे भी एयर और यहाँ पे भी एयर, तो भी लाइट ऐसे आएगी और लाइट चली जाएगी। भाई अगर मान लो वही हाईवे की बात करें तो रोड अगर ऐसा ही है फिक्स हर जगह, तो आपको पता ही नहीं चलेगा गाड़ी गायब कहाँ हो गया। मान लो रोड ऐसा ही अपने फिक्स हर जगह, तो आप गाड़ी बढ़िया 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 लेके चले जा रहे हो, आपको फर्क नहीं पड़ रहा ना, भाई कम ज़्यादा तो हो ही नहीं रहा, आप गाड़ी की स्पीड सेम मेंटेन करके जा रहे हो। क्यों, क्योंकि रोड उतना ही मोटा है। सो मीडियम चेंज होगा तो बेंडिंग होगी, ठीक है, और मीडियम अगर चेंज नहीं हुआ तो बेंडिंग होगी नहीं। तो दो केस में बेंडिंग नहीं होगी, कब, एक तो मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक, और दूसरा क्या कि आपका जो लाइट है ना कैसा है, नॉर्मली टू द सरफेस है। ये सरफेस है तो यहाँ बिल्कुल नॉर्मली, कैसा है, नॉर्मली। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट देखते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको थोड़ा समझते हैं पहले, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, समझे, तैयार हो, ठीक है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक मीडियम है, एक नंबर है जो हमें बताता है कि लाइट की प्रॉपर्टी क्या होगी। ठीक है, इसको देखो यहाँ पे है, मैंने बताया भी रखा है, आप यहाँ थोड़ा समझ लेते हैं एक बार, फिर आते हैं वापस। कहाँ गया, यहाँ पे देखो, पहले इसको समझ लेते हैं फिर पीछे जाएंगे। ठीक है, क्या है, इट इज ए वैल्यू विच टेल्स अस व्हाट विल बी द नेचर, स्पीड, बेंडिंग ऑफ लाइट एक्सेट्रा इन द लाइट इन दैट मीडियम। कि भाई जैसे मानो कि मैंने बोला कि दो मीडियम है, एक का नंबर है 2 और एक का नंबर है 5। ठीक है, एक का नंबर है 2 और एक का नंबर 5। तो आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि 2 का मतलब कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, 5 का मतलब मोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। 2 का मतलब गाड़ी की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा रहेगी कंपेयर टू 5 में गाड़ी की स्पीड बहुत ज़्यादा रहेगी, बहुत कम रहेगी। ठीक है, समझ हमारी बात। भाई 2 और 5, जो ब्रिज था वो कौन है, वो 5 है, और जो रोड था वो कौन है, 2 है। समझ हमारी बात, गाड़ी एकदम जोर से आ रही है, ठीक है, और अचानक ब्रिज आ गया तो 2 से लाइट आएगी 5 में, तो 2 रेयर मीडियम है और 5 कैसी है, डेंसर मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ऐसी वैल्यू है जो हमें बताता है कि लाइट की जो बेंडिंग है, जो फिनोमेना है बेंडिंग ऑफ लाइट का, वो कितना होगा, कम होगा, ज़्यादा होगा, स्पीड क्या रहेगी, वगैरह वगैरह सारी बातें, बराबर है। सो अगर हम बात करें इसकी, तो यहाँ पे देखो, तो ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है,
अब हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला पे आप एब्सोल्यूट की बात करो, एब्सोल्यूट का मतलब विथ रिस्पेक्ट टू एयर। कहीं भी अगर आपको एब्सोल्यूट दिखाई दे रहा है बच्चों, सो एब्सोल्यूट का मतलब होता है विथ रिस्पेक्ट टू एयर, एयर के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला होता है, ये सिंबल है n, स्मॉल n, दैट विल बी इक्वल्स टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। भाई मैं बोलूँ कि भाई मान लो एक हमारे पास कटोरी ग्लास है जिसके अंदर हमने कुछ मटेरियल रखा है, मान लो केरोसिन वाटर है, वाटर के अंदर हमने केरोसिन मिला दिया है, बराबर है। अब लाइट इसमें किस स्पीड से जाएगी या इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हुआ, सब चीज़ें कैसे कैलकुलेट करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, एयर के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या करेंगे, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर जो कि फिक्स होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, कितना होता है ये लिखा भी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो इस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, इस मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड से जा रही है, उसको क्या कर सकते हो आप, कैलकुलेट कर सकते हो बाय दिस फॉर्मूला। याद रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया x एंड y आर 6/5 एंड 4/3। मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ x दिया है कितना है 6/5 और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दूसरा मीडियम दिया है दैट इज 4/3, 6/5 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली। देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x कितना होगा। तो nx/ny की वैल्यू दी है 6/5/4/3, ठीक है। आपसे पूछ रहा है ny डिवाइड बाय nx की वैल्यू बताओ कितना होगा, ठीक है। विथ रिस्पेक्ट टू अंदर का मतलब देखो समझा देता हूं मैं आपको, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, इसका मतलब ऐसा हुआ। वो क्वेश्चन में दिया क्या है, क्वेश्चन में दिया है x5। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ठीक है। एक लॉजिक बता रहा हूँ जो शायद हम आगे हमें जरूरत पड़ेगी और आपको समझ में आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा। देखो nyx लिखा है और अगर आपको स्पीड का फॉर्मूला समझना है, किसका फॉर्मूला समझना है, स्पीड का फॉर्मूला समझना है, तो आप क्या करोगे बेटा, स्पीड ऑफ लाइट इन जो बाद वाला मीडियम है, बाद वाला कौन सा, y है x है, पहले बताओ बाद वाला कौन है, पहले किसको लिखा है हमने, y लिखा है, बाद में क्या लिखा है, x लिखा है। तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम x डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम y। बोल समझ में आई बात। इसके लिए कहीं फॉर्मूला हो, जैसे मान लो n12 लिखा है, इसलिए आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम। बोलो क्लियर है। ऐसे ही अगर nyx हो तो स्पीड ऑफ लाइट इन y मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन x मीडियम। कर लोगे ना भाई, 1 2 है तो पहले 2 फिर 1, पहले ऊपर कौन सा रहेगा 2, नीचे कौन सा रहेगा 1। क्लियर है, करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा हम करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। जिसको हम आगे डिटेल पढ़ेंगे भी, पर अभी क्या ले आप समझो। तो अब देखो कैसे निकालेंगे इसको, भाई 1 y/x है, इसको सॉल्व कर लेते हैं एक बार। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6/5 × 3/4, तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे 2 2 4, 2 3 6, तो कितना आया अपने पास 9/10, कितना आ गया वैल्यू 9/10। nx/ny की वैल्यू कितनी है 9/10, तो ny/nx की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10/9, nx/ny की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों 10/9, कितना आंसर 10/9। क्लियर है, समझ में आ गई बात। तो भाई पहले nx/ny करना था, हमने किया, डिवाइड किया, आंसर कितना आया 9/10। जब इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आया हमारे पास, उल्टा करने के बाद 10/9, ठीक है। क्लियर है, कब आया क्वेश्चन 25 में आया है, ठीक। चलो नेक्स्ट क्या है, द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडिया ऑफ वाटर ग्लास इज 4/3। तो n वाटर का दिया है 4/3 और n ग्लास का दिया है 3/2, ठीक है। तो आपको बताना है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दिया है, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास की वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। आपको पूछा जा रहा है बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, बताओ स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर कैलकुलेट करो, ठीक है। करें, देखो अब स्पीड ऑफ लाइट, देखो अगर इसको आप ऐसे लिखते हो, इसको अगर आप ऐसे लिखते हो, देखो जनरली हमारे पास फॉर्मूला क्या था कि n w और g। अगर मैं इसको ऐसा लिखूँ तो चलिए आप फॉर्मूला लिखो तो क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम ग्लास डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम w वाटर। भाई अभी बताया ना आपको क्या कि पहले सेकंड मीडियम लिखते हैं, हम हटा दिया, पहले सेकंड मीडियम लिखते हैं डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम, तो पहले सेकंड मीडियम डिवाइड बाय फर्स्ट मीडियम। अब स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास कितना होगा, मुझे बता सकता है कोई। क्या करेंगे इसके लिए, NW/NG लिख देंगे, ठीक है। सो NW/NG इक्वल्स टू SG/SW। बोलो समझ में आई बात। सो अगर WG है, अगर आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करोगे तो वो सेम जाएगा, यानी NW/NG। और अगर स्पीड की बात करेंगे तो क्या होगा, वो उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से और समझते हैं। अगर N12 लिखा है बच्चों, और इसके लिए अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला लिखना है तब क्या लिखोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, ठीक है। बट अगर इसी कंसेप्ट को अगर आपको स्पीड के फॉर्म में लिखना पड़े तो आप क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। ये तरीके से लिखना होता है,
ठीक है, समझ में आ रही बात? इस तरीके से लिखना होता है। सो अब अपने पास ये चीज़ समझ में आ गई। 1 2 था तो 1/2 और 2 1 2 है तो स्पीड के फॉर्म में 2/1 के फॉर्म में हम क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, अब देखो इसको हटा देते हैं, हम सॉल्व कर डालते हैं अपने क्वेश्चंस को। ये चीज़ हम आगे अभी और पढ़ेंगे, ठीक है, तब टेंशन मतलब घबराओ मत, चीज़ें एक एक चीज़ें क्लियर कर दूंगा मैं। आप बहुत ध्यान से देखो, थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा वीडियो, बट मैं प्रॉमिस करता हूँ आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी। ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगा वापस से कभी किसी के दूसरा यूट्यूब चैनल खोल के पढ़ने की। ठीक है, इतना अच्छा मैं आपको क्लियर करा दूंगा। सो NW/NG देखो, MW की वैल्यू कितनी है पता है अपने को, 4/3 है, अपॉन NG की वैल्यू कितनी है, 3/2 है। ठीक है, इक्वल्स टू हमारे पास ये कितना है, ये हमें पता है कितना है, 2 × 10⁸, और ये मालूम नहीं है, मान लेते हैं x। ठीक है, उन चार सब वैल्यू रखी, MW की वैल्यू, G की वैल्यू, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। ठीक है, इसको हमने क्या माना है, G बोला है, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, W बोला है। एक ही बात है, कुछ भी नाम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखो कितना होगा, 4/3 × 2/3 इक्वल्स टू 2 × 10⁸ अपॉन x। तो 3 3 जा 9, 4 2 जा 8, 8/3 सॉरी 8/9 इक्वल्स टू 2 × 10⁸ अपॉन x। सॉल्व करो इसको फटाफट। तो देखो कितना हो जाएगा, x चाहिए अपने को, तो ये इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, फाइनल आंसर हमारे पास ये इधर गया और ये इधर आ गया, तो x इक्वल्स टू 6 2 जा 16, 8 2 जा 16, 10⁸ अपॉन 9। ठीक हो रहा है ना, देखो 9 2 जा 18 अपॉन 8, सॉरी 9 2 18 अपॉन 8 आ जाएगा। तो आपको 18/8 है, आप इसको सॉल्व करो। देखो 9 2 जा 18, ये 8 नीचे आ गया, ये x इधर ही आ गया, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2 9 जा 18 सॉरी 2 4 जा 8 और 2 9 जा 18। सो ये x की वैल्यू कुछ 4 2 जा 8 और हमारे पास क्या बचेगा 1, और 4 2 जा 8 और 4 5 जा 20, तो इतना कुछ आ रहा है आंसर। बोलो क्लियर है, समझ में आ गई बात? ठीक है, तो सीरीज से 2025 का क्वेश्चन है, इजी है, समझने की जरूरत है बस। इस फॉर्मूले, दोनों फॉर्मूले को आप समझ लो, काम हो जाएगा। अभी आगे जरूरत पड़ेगी, हम और डिस्कस करेंगे। ठीक है, आते हैं अब इसके ऊपर, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ग्लास स्लैब के बारे में। ठीक है, पहले एक बात समझ लो, चल तो इसको समझ लो, फिर हम चलते हैं उसके पीछे। ठीक है, आ जाओ इस पर पहले एक बार देखो, जो मैं आपको बताया N12 लिखा है, इसका क्या मतलब है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1। ठीक है, पहले 2 वाला मीडियम, फिर 1 वाला मीडियम। ऐसे अगर 1 2 लिखा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। समझ में आ गई बात? अच्छा, कुछ वैल्यू आपको याद रखनी है, जैसे कि N एयर की बात करें हम, तो ये होता है बच्चों 1। ऐसे अगर हम N ग्लास की बात करें, ये होता है 1.5। और ऐसे ही हम N किसकी बात करें, एयर हो गया, ग्लास हो गया, दूसरा होता है वाटर, इसकी वैल्यू होती है बेटा 4/3। इसको भी आपको ना 3/2 याद रखना, इसको भी आप 3/2 याद रखना, आपके लिए बेटर रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना 3/2, 4/3 1 और 3/2। ठीक है, हो जाएगा, याद रहेगा इतना काम। चलो अब आते हैं पीछे, अब आते हैं देखो ये टॉपिक पे। ये टॉपिक क्या है, ये आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। इसमें काफ़ी चीज़ आती है और एक बार एग्जाम में आया हुआ भी है ये क्वेश्चन, तो आप थोड़ा सा ध्यान दिमाग लगाना, थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब के अंदर ये लाइट आ रही, इंसिडेंट हो रही है। ठीक है, अब ये मीडियम कौन सा हुआ आपका, ये मीडियम है आपका डेंसर मीडियम, और ये कौन सा मीडियम है बेटा, रेयर मीडियम। क्यों? क्योंकि एयर है यहाँ पे, एयर एक रेयर मीडियम होता है कंपेयर टू ग्लास के, और ये आपका है ग्लास, दैट इज योर डेंसर मीडियम। तो लाइट कहाँ से, लाइट रेयर मीडियम से कहाँ जा रही है, डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, तो जब भी लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम जाती है, अभी हमने पढ़ा था कि रेयर मीडियम मतलब हाईवे और डेंसर मीडियम का मतलब वो ब्रिज। ठीक है, रेयर मीडियम यानी कि हाईवे से कहाँ जा रहा है, ब्रिज के अंदर जा रहा है। और जब भी ये हाईवे से ब्रिज के अंदर क्वेश्चन जाता है तो क्या होता है, लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। क्या होता है, लाइट बेंड होता है कहाँ पे, नॉर्मल की तरफ। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया, आपके पास ये आपका हो गया इंसिडेंट एंगल, ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, ठीक, यहाँ तक भाई चल, लाइट बेंड हो गई, लाइट बेंड हो कैसे आ रही है, ऐसे आ रही है, ऐसे आ रही है। अब यहाँ पे आ गई, अब आप देखो भाई, एक जगह पे यहाँ से मान लो इसका नाम P दे देते हैं, उसका नाम Q दे देते हैं, तो इस पॉइंट पे फिर से अब लाइट बाहर जाने वाली है, फिर से कहाँ से, डेंसर मीडियम से कहाँ आने वाली है, रेयर को आने वाली है, फिर से वो ब्रिज से कहाँ पे आ रही है, हाईवे पे आ रही है। ठीक है, कहाँ से आ रही है, हाईवे पे आ रही है, रोड या हाईवे बोल दिया मैंने, हाईवे बोला था, तो हाईवे पे आ रही है, बराबर है। सो अब क्या होगा बच्चों, अब जो लाइट है ना वो दूर जाएगा, वो क्या होगा, वो एक दूर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब भी लाइट रेयर, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम आता है, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो नॉर्मल से दूर जाने लगा, यानी कि यहाँ हो गया, इसको बोलेंगे हम इंसिडेंट एंगल, ये वाला, ये हमारा हो गया एंगल R, इसको नाम दिया जाता है इमर्जेंस एंगल। ठीक है, हेलो, हाँ स्कूल में हूँ, नहीं आऊँगा मैं ना, वीडियो बहुत लंबा होने वाला है भाई, अभी तो आधे घंटे बचे हैं वीडियो को।
अरे नहीं, ट्यूशन जाना ही है। चलो चला जाऊँगा ना, आज ट्यूशन कौन सा, बहुत टाइम से। बैच समझ रहा हूँ, बैच ना। हाँ कोई नहीं होता, ट्यूशन जाके बैठना ही मेरे को, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है मैं आ जाऊँगा, चलो ना। अभी नहीं, मैं निकलूँगा तो खाऊँगा। चलो अभी फटाफट ख़त्म करो तो जाऊँ। तो इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ इमरजेंस, ठीक है। आर बोलो ई बोलो एक ही बात है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो अगर ये नहीं होता, सपोज करो ये स्लैब नहीं होती, इसका नाम देते हैं हम ए बी सी डी, ठीक है। ये ग्लास स्लैब नहीं होती अगर आपके पास, तो क्या होता, लाइट ऐसे आती है और ऐसे निकल जाती है। लेकिन इसके होने की वजह से बेंडिंग हुआ है, तो यहाँ भी ये सरफेस और ये सरफेस दो अलग अलग सरफेस हैं। तो इसको देखो, ये जो रियल लाइट है यानी कि जो रियल पाथ है जो बेंडिंग नहीं होता, इस यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलते हैं बच्चों लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं इसको? लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, ठीक है। ये नाम अगर आप एग्जाम में अपने लिखते हो तो काफ़ी मजबूती बनती है ना, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो गैप है इस गैप को बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। और ये पॉइंट और ये पॉइंट पे क्या हो रहा है? डबल रिफ्लेक्शन। क्या हो रहा है? डबल रिफ्रैक्शन। यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्ट हुआ लाइट, यहाँ पे एक बार रिफ्रैक्ट हुआ। क्लियर है? चीज़ समझ में आ गई? एक बार वापस देख लेते हैं। भाई लाइट ऐसे आई, बेंड हुआ क्योंकि ये मीडियम था, डेंसर मीडियम से सॉरी रेयर टू डेंसर गया, और वहाँ पे निकलने के बाद वापस से बेंड हुआ। बट यहाँ पे क्या अवे टू द नॉर्मल है, यहाँ पे क्या है टुवर्ड्स द नॉर्मल है। अच्छा एक बात और कि एंगल आई जो है वो एंगल ई के बराबर हमेशा होगा, पर कंडीशन क्या है कि जब एयर से लाइट जा रही है और एयर को ही क्या होनी चाहिए, निकलनी चाहिए। देखो यहाँ लाइट किससे जा रही है? ये मीडियम कौन सा था? एयर मीडियम था, ग्लास में गया, और यहाँ किस में निकल रहा है? ये भी क्या है? मीडियम कौन सा है? एयर है। तो अगर एयर से आके एयर में वापस निकलता है तो क्या होगा? एंगल आई जो होगा किसके बराबर होगा? एंगल ई के बराबर होने वाला है। बोलो क्लियर हुआ बात? समझ में आ गई? अच्छे से क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, एक बार जरूर नोट कर लेना इसको, ठीक है। और ये वाला टॉपिक जरूर ऐड करना कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। कि भाई अगर ये लाइट के ये सर्फेसेस नहीं होते, अगर ये ग्लास के सर्फेसेस नहीं होते, जो लाइट विदाउट बेंडिंग हुए जहाँ से निकल जाती है, तो वो पाथ और बेंडिंग वाला पाथ, इन दोनों का जो गैप है दैट इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम? लेटरल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये तो हो चुका है। अब आते हैं स्फेरिकल लेंसेज पे। बोलो क्लियर हो गई बच्चों? तो हमारा ये पूरा जो लाइट वाला चैप्टर है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड था। एक तो मिरर्स मतलब रिफ्लेक्शन, दूसरा रिफ्रैक्शन के अंदर ये वाला पार्ट जो कि हमने डिस्कस किया। अब ये हमारा तीसरा पार्ट और जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्फेरिकल लेंसेज। अगर हम बात करते हैं लेंसेज की, तो लेंसेज होते क्या है बच्चों? तो लेंसेज एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या लेंसेज एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो क्या कर सकता है? इमेज को मैग्नीफाई या डीमैग्नीफाई कर सकता है, ठीक है। अ काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट बोल सकते हो बेसिकली, कि जो इमेज को बड़ा कर सकता है, इमेज को छोटा कर सकता है, ठीक है। अब ये काम तो मिरर भी करता था, लेकिन मोस्ट एक्यूरेसी से अगर काम करवाना है, मोस्ट एक्यूरेसी में अगर आप काम लेना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको लेंसेज का यूज करना पड़ेगा। वहां पे मिरर से काम चलेगा नहीं। अच्छा कितने टाइप के होते हैं लेंसेज? तो बच्चे 2 टाइप के लेंसेज होते हैं। कौन कौन से? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस। कौन से लेंस? कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव। कॉन्वेक्स है ये वाला और ये है कॉनकेव। कैसे पहचानेंगे? तो भाई यहाँ पे देखो, मिडल में थिन हो, मिडल में पतला हो तो कॉनकेव हुआ, मिडल में मोटा हुआ तो कॉन्वेक्स हुआ, मैं मोटा हुआ तो मैं कॉन्वेक्स हुआ, मैं पतला हुआ तो मैं क्या हुआ? कॉनकेव हुआ। मिडल में मोटा बोलो कॉन्वेक्स, मिडल में पतला कॉनकेव, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। अब आता है प्रिंसिपल फोकस और फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस क्या है? अब देखो जैसे यहाँ भी आपने पढ़ा कि भाई ये जो लाइन होती है ना, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पता है अपने को प्रिंसिपल एक्सिस। अब जब लाइट इन्फिनिटी से आए, भाई जैसे मेरे ने पढ़ा था, जब लाइट इन्फिनिटी से आए, जहाँ से पास हो उसी को बोलेंगे हम प्रिंसिपल फोकस। ये कौन सा पॉइंट आपका? फोकस पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बच्चों? फोकस पॉइंट है। और यहाँ पे जो सेंटर पॉइंट है जो हमें डिस्कस करेंगे, तो छोड़ दो अभी। ये लाइट इन्फिनिटी से आई, कहाँ पास हुई? इस पॉइंट से, इसको क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। लाइट इन्फिनिटी से आई और ऐसे निकल गए, लेकिन कहाँ पास हुई? यहाँ से पास हुई, इसको क्या बोलेंगे? फोकस पॉइंट। समझ आई? फोकस पॉइंट। तो लाइट ऐसे आई और कन्वर्ज हुई, यहाँ पे लाइट ऐसे आई, डाइवर्ज होकर यहाँ इमेज बना, जिसको बोलेंगे फोकस। तो इन्फिनिटी से जब लाइट आएगी और जहाँ पे इमेज फॉर्म करेगा, इन्फिनिटी से जब लाइट आएगी जहाँ भी इमेज फॉर्म करेगा, उसको क्या बोलेंगे हम? फोकस पॉइंट। क्या बोलेंगे उसको हम? फोकस पॉइंट। अच्छा एक बात और ध्यान रखो कि कॉन्वेक्स लेंस कैसा होता है? कन्वर्जिंग होता है, ठीक है। और ये कैसा होता है बेटा? डाइवर्जिंग होता है। अभी आपने पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर डाइवर्जिंग था, सॉरी कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग था और कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग था, लेकिन वो मिरर की बात थी। ये किसकी बात है? ये लेंस की बात है। यहाँ पे क्या है कि कॉन्वेक्स जो है वो कैसा है? कन्वर्जिंग, और कॉनकेव क्या है बेटा? वो है डाइवर्जिंग। बोलो क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है अपना पास। अब आते हैं इमेज फॉर्मेशन पे। तो बच्चों कॉन्वेक्स के भी हमें टोटल कितने इमेज फॉर्मेशन देखने हैं? 6,
कितने देख रहे हैं इमेज फॉर्मेशन? टोटल 6 देखने हैं। आई होप आपको थोड़ा आवाज़ वगैरह आ रही होगी, तो थोड़ा सा इग्नोर करना, ठीक है, थोड़ा सा इग्नोर, ठीक है। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मजेदार है। देखो तो टोटल हमें कितने केसेस पढ़ने हैं? टोटल 6 केसेस पढ़ने हैं। तो पहला केस ये कहता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है बच्चों? इन्फिनिटी पे, ठीक है। अच्छा पहले तो ये चीज़ एक चीज़ और समझ लो आप, ठीक। देखो जैसे कि अगर हम ये लाइन ड्रॉ करें तो ये पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं ओ पॉइंट। ओ पॉइंट का मतलब होता है ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। एक काम करते हैं पीछे वाले पे समझाते हैं आपको। कहाँ समझाएं? यहाँ पे समझते हैं, यहाँ क्लियर है, ठीक है। मान लेते हैं ये पॉइंट है, ये जो पॉइंट है बेटा इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। मिरर्स में आपको याद होता है, आपके पास पोल पॉइंट था, पोल था ना, वही यहाँ पे ऑप्टिकल है। देखो एक लेंस, एक स्पेरिकल सरफेस, दूसरा सरफेस, दोनों जब मिलाएंगे तो बनता है लेंस। 1 2 मिलाएंगे लेंस, 1 2 मिलाएंगे लेंस। समझ में आ रही बात? तो मिरर में सिंगल पीस था, यहाँ पे कैसा है? डबल पीस है, दो पीस को मिला रहे हैं, तो मिलाने पे क्या बना? ये ऑप्टिकल सेंटर ओ बना, ठीक है। अब अगर आप बात करो यहाँ पे, देखो इसके अंदर कुछ बातें और समझनी है। जैसे कि यहाँ पे फोकस होता है, इसको बोलते हैं F1, और यहाँ फोकस होता है, उसको बोलते हैं F2। इसका मतलब ये हो बच्चों, इसके अंदर 2 फोकस हैं। कितने फोकस हैं टोटल? 2 फोकस है, F1 और F2। 2 फोकस है इसके अंदर, एक F1 और एक F2। अब साथ ही साथ इस वहाँ पे जो आप सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते थे, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल के क्या बोलना है? 2F1, और यहाँ क्या बोलना है आपको? 2F2। बोलो बात समझ में आ रही है? तो मिरर से चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो, इसीलिए कॉन्केव और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर ये थोड़ा चीज़ें नया लाया गया है। क्या कि भाई ऑप्टिकल सेंटर है ओ, जो वहाँ पी था वहाँ पे, यहाँ पे क्या है? ओ है। जो वहाँ पे सिंगल फोकस होता था, लेकिन यहाँ पे कैसे फोकस है? 2 फोकस है। एक को हो गया आपका F1, दूसरा हो गया आपका F2। जो वहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर एक सिंगल था, यहाँ सेंटर ऑफ कर्वेचर नहीं बोल के क्या बोलते हैं इसको? 2F1 और 2F2। बाकी बस नाम बदला है, बाकी काम तो सेम टू सेम रहने वाला है। ऐसे ही यहाँ की बात करें हम, तो लाइट रे ऐसे आती है मान लीजिए, ठीक है, और ऐसे आने के बाद ऐसे चली जाती है, भाई पता ही अपने को। ये पॉइंट हो गया आपका F1, इस पॉइंट को बोलेंगे हम F1। यहाँ हो जाएगा मान लेते हैं 2F1, यहाँ पे है आपका F2, यहाँ पे है आपका मान लेते हैं 2F2। समझ आई बात? F1 2F1 F2 और 2F2 क्लियर है? याद रहेगा कि भाई ये लेंस है हमारे पास, इधर F1 2F1 F2 2F2, इधर F1 2F1 F2 2F2। अच्छा बहुत सारी किताबों में, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स में भी ऐसा दिया है कि कई जगह पे यहाँ पे F1 यहाँ 2F1 है, कई किताबों में यहाँ F1 यहाँ 2F1 है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अपने एनसीईआरटी में यही दिया है, और कहीं भी कुछ भी ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहीं, बट दिमाग में रखना है कि कौन, अगर इधर F1 लेते हो तो इस साइड आपको F2 लेना पड़ेगा, अगर आप इधर F2 लेते हो तो इधर F1 लेना पड़ेगा। इसका दिमाग में रखना, बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अब आते हैं हमारे टॉपिक पे। हमारा टॉपिक क्या कहता है कि जो इमेज ऑब्जेक्ट हम कहाँ रख रहे हैं? इन्फिनिटी पे रख रहे हैं। जब भी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखेंगे, लेटेस्ट सपोज करो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से आया, तो टकराने के बाद यहाँ पे इमेज फॉर्म किया, इस पॉइंट को बोलेंगे हम, इस पॉइंट को बोलेंगे हम, हमारा क्या था? F2 पॉइंट था, और ये कौन सा था? 2F2, याद है? इस पॉइंट को नाम दिया था हमने F1, ये पॉइंट कौन सा हमारे पास? 2F1, ठीक है, दिमाग में रहेगा। अच्छा इमेज कहाँ बना बच्चा? तो इमेज बना F2 पे। इमेज कैसा है? रियल है, इन्वर्टेड है और हाईली डिमिनिश्ड है, ठीक है। तो इमेज लेंसेज में जब इस साइड इमेज बनेगा तो रियल बनेगा, और जब इधर बनेगा तो क्या बनेगा? वर्चुअल बनेगा। मिरर में क्या था? अगर ऐसा मिरर था, जब इधर इमेज बनता था इस साइड, तो क्या होता था? रियल, और इस साइड जब बनता था तो क्या होता था? वर्चुअल। इसमें जस्ट अपोजिट है, इसमें जस्ट अपोजिट है, बाकी नाम के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या था? कॉन्वेक्स मिरर में उधर इमेज बनती थी, कॉनकेव में इधर बनती थी। ऐसे ही जब इधर कॉनकेव आएगा तो हम बात करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इधर इमेज इधर बनेगी। कन्फ्यूज तो नहीं हो रहे हो ना बच्चों? एक बार मैं करा ही देता हूँ। देखो ये कॉन्वेक्स मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर में जब आप मान लो ऑब्जेक्ट या हमने ऐसा बनाया था, ऐसा ले लो, ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, ठीक है, तो ऐसे टका के ऐसे जा रही थी, इमेज कहाँ बना था? अंदर ही बन रहा था ना उस साइड, तो इधर भी सेम साइड है, ठीक है। क्लियर है? कन्फ्यूज मत होना, ठीक, क्लियर है ना? चलो तो अब देखो नेक्स्ट है हमारे पास इमेज यहाँ पे बन गया। नेक्स्ट आता है क्या कि जो ऑब्जेक्ट है कहाँ रखा गया? बियॉन्ड 2F1। मान लेते हैं ये आपका F1 है, ये आपका है 2F1, ये है आपका F2, और ये आपका है 2F2। सो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है? ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F1, यानी कि ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ कहीं रखा, बियॉन्ड C वाला केस वैसा ही। लाइट यहाँ से गई, ये हमारे पास क्या है? ऑप्टिकल सेंटर, टकराई भाई, यहाँ से पास हो, पहली लाइट कहाँ से पास होगी? यहाँ से पास होगी, ठीक है, पहली लाइट पास करा दिए। दूसरी लाइट कहाँ से पास कराएंगे बच्चों? बता दो कहाँ से पास कराएंगे? ये दूसरी लाइट हम जो पास करवाएंगे वो हम पास करवाएंगे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। लाइट ऐसे गई, यहाँ पे चली गई। अब देखो यहाँ इमेज बन रहा है। इमेज कहाँ बन रहा है? बिटवीन F2 एंड 2F2। तो इमेज कहाँ बना? बिटवीन F2 एंड 2F2। साइज कैसा है? तो रियल है, इन्वर्टेड है और डिमिनिश्ड साइज है, छोटी है। ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है, उससे छोटा क्या है? इमेज छोटा बनेगा, ऑब्जेक्ट से इमेज छोटा होने वाला है। नेक्स्ट है अपने पास कि ऑब्जेक्ट कहाँ प्लेस्ड है? एट 2F1। अगर मान लो ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है और ये 2F2 है।
सो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया आपकी बार, हमने यहाँ रखा है। एट सी वाला केस याद है, सेम वेबसाइट। सो लाइट यहाँ से गई, यहाँ से पास हुआ, दूसरा लाइट हम, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, ओ है। सो लाइट यहाँ से गया और यहाँ से पास हुआ। आप देखो इमेज कहाँ बना, इस जगह पे। तो इमेज जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखेंगे वहीं इमेज बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी तो इमेज इज ऑल्सो फॉर्म्ड एट सी। तो ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा तो इमेज कहाँ बना, इधर बन गया। तो इमेज कहाँ बना बच्चों, F2 पे। बाकी साइज वाइज कैसी रहेगी, सेम साइज रहेगी। ऑब्जेक्ट कैसा रखा है तो इमेज कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। क्लियर हो रहा है, चीज़ समझ में आ रही है, सेम टू सेम है, मिरर जैसा ही है। अगर आपका मिरर एक बार आपको क्लियर हो गया तो ये चीज़ें फटाफट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास ऑब्जेक्ट कहाँ रख रहे हैं हम, बिटवीन 2F1 एंड F1 यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, बियॉन्ड बिटवीन F एंड C, अगर याद हो आपको तो इधर क्या है आपका F2 और इधर क्या है आपके पास 2F2। ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा, लाइट रे ऐसे गई, ऐसे पास हुई, लाइट रे क्या हुई, यहाँ से गई और यहाँ से पास हुई। दूसरा कि अगर लाइट रे आप यहाँ से ले जाओगे, ऐसे ले जाओगे तो देखो बच्चों आगे निकल गई, लाइट रे क्या हो रही है, देखो आगे निकल। F कहाँ था, 2F यहाँ पे पॉइंट है, इसके बाहर निकल चुका है। सो बियॉन्ड 2F1, सॉरी बियॉन्ड 2F2 कहाँ बन रहा है इमेज, इमेज बन रहा है बियॉन्ड 2F2। कैसा नेचर है, तो रियल है, इन्वर्टेड है और कैसा है, इनलार्ज। यानी कि अब अगर ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था तो साइज, इमेज की साइज क्या होगी, और बड़ी बनेगी, उससे ज़्यादा बड़ी साइज का ऑब्जेक्ट और सॉरी इमेज बनेगा। ठीक है, क्लियर है। फिर फिफ्थ केस F1 2F1 ऑब्जेक्ट हमने यहाँ रखा है। सो जब ऑब्जेक्ट आपने यहाँ रखा है तो बच्चों तो ये लाइट रे, देखो एक बार इसको ना थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा एडिट करेंगे, ये चीज़ें देख लो FO और यहाँ भी हम इसको ड्रॉ कर देते हैं, हमारे लिए O रहेगा। ठीक है, देखो। सो अगर आप लाइट रे यहाँ से पास करवाओगे, देखो लाइट रे यहाँ से गई, ये पॉइंट को क्या बोला हमने F2, ये क्या है आपका 2F2। पहली लाइट रे था यहाँ से पास करा देनी है, जो हम करते आ रहे हैं बार बार। दूसरा लाइट रे हम कहाँ से पास करवाते थे, अब बोलो कहाँ से पास करवाते थे, फोकस ऑप्टिकल सेंटर से कर देते थे। तो जब ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा बच्चों तो लाइट रे ऐसे चली जाएगी सीधी, कहीं मिलेगी ही नहीं। जब कहीं नहीं मिलती तो इमेज कहाँ बनता है, इमेज बनता है एट इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ फॉर्म हो रहा है, एट इन्फिनिटी। साइज कैसा है, हाईली इनलार्ज। कैसा है साइज, हाईली इनलार्ज। ठीक है, अब आता है सिक्स्थ और स्पेशल केस, ये अगेन हमारा स्पेशल केस है, दैट इज ऑब्जेक्ट यहाँ पे F1 है, सॉरी F1 और O के बीच में ऑब्जेक्ट रखा गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, F1 और O के बीच में। ये आपका 2F है, ये आपका F2 है और ये आपका है 2F2। देखो एक लाइट ऐसे जाएगी बच्चों और ऐसे निकल जाएगी, दूसरी लाइट अगेन ऐसे पास होगी, लेकिन यहाँ पे एक इमेज बनेगा, दैट इज इमेजनरी इमेज। कहाँ बनेगा, इसके इधर, जरूरी नहीं है 2F1 पे बने, इस एट द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट रखा है उसके सेम साइड पे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर इधर रखा है तो इमेज भी क्या होगा, इधर बनेगा, सेम साइड पे बनेगा। तो यानी कि इमेज इज फॉर्म्ड ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। और जो नेचर होगा वो अभी तक कैसा होता था, रियल एंड इन्वर्टेड होता। अभी तक क्या हो रहा था, रियल एंड इन्वर्टेड। जो 5 केस हमने पढ़ा वहाँ पे रियल और इन्वर्टेड था, यहाँ पे क्या पढ़ना है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या है वहाँ पे, वर्चुअल एंड इरेक्ट। बोलो क्लियर हो रहा है, समझ में आ रही है बच्चों। तो ये 6 इंपॉर्टेंट है, आपको लर्न करना है, समझना है कि 6 डायग्राम कैसे लर्न होगा। पहला केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, पांचवा केस और छठा केस। इसके लिए आपको एक बार मिरर समझना होगा। एक बार अगर मिरर आपको समझ में आ गया तो ये चीज़ें तो ऐसे लल्लू जैसा है, फटाफट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक समराइज देख लेते हैं। क्या कि देखो इन्फिनिटी पे था, बियॉन्ड 2F1 एट 2F1, बिटवीन 2F1 एंड 2F1, फोकस पे, और ये सब केसेस। इसके अंदर आप देखो सब में कैसा है, रियल इन्वर्टेड है, सब में दिख रहा है आपको रियल इन्वर्टेड है, और एक ही ऐसा केस है जहाँ पे कैसा है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनने वाला है। बोलो बात समझ में आ रही बच्चों। पोजीशन क्या होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ इमेज। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप फटाफट इसको मेमोराइज कर सको, फटाफट इसको रिवाइज कर सको। बोलो ऐड, ठीक है, मजा आ रहा है बच्चों, क्लियर हो रहा है चीजें, ठीक है, तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, मजा आ जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा आपका। एक ही लेक्चर के अंदर, एक ही वीडियो के अंदर आप सब कुछ सीख जाओगे, सब कुछ सीख जाओगे। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। भाई सेम साइज है, सेम साइज इमेज कब बनेगा, कब बनेगा, देखो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द कॉन्वेक्स लेंस। अब मान लो कॉन्वेक्स लेंस है, उस कॉन्वेक्स लेंस से हमें कहाँ पे हम ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे कि क्या है, इमेज मिले। 4 ऑप्शन देखो, बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द लेंस, दूसरा है एट द प्रिंसिपल फोकस, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, और क्या एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। ये अपने को पता है ना, मैंने बताया था ये F1 ये 2F1, तो ट्वाइस फोकल लेंथ, जो ट्वाइस फोकल लेंथ है उस पर अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज क्या होगी, सेम साइज की बनेगी। देखो ये बियॉन्ड ट्वाइस है, मतलब इसका मतलब यहाँ था, बिटवीन मतलब एट ट्वाइस का मतलब ऑब्जेक्ट यहाँ पे ही प्लेस्ड है। बोलो बात समझ में आ रही है, क्लियर है। कब का क्वेश्चन है, 2024 का। नेक्स्ट आते हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2F ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस। भाई कोई कॉन्वेक्स लेंस है, उसके ये F1 है, ये 2F1 है, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, यहाँ कहीं रखा गया है।
तो नेचर कैसा होगा भाई, एक ऐसा केस अकेला इधर है जब ऑब्जेक्ट यहाँ होगा तो नेचर कैसा होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। इसके अलावा कितना होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। तो केस क्या है, रियल एंड इन्वर्टेड। ऐसे अगर आपको दो ही ऑप्शन याद है तो भी काम बनेगा। देखो यहाँ ये दो तो काम बन गया, ए और डी में पॉसिबिलिटी है। अब जब यहाँ पे होता है, जब यहाँ पे होता है तो सेम साइज बनता है, अंदर जाता है तो मैग्नीफाइड होता है, इधर आता है तो डिमिनिश्ड ही रहता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, डिमिनिश्ड होगा। बोलो बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। इसका भी एक बार हम वो करवा देंगे आपको, देखो एक बार इसका भी देख लो, बढ़िया वाला शॉर्टकट देखो, देख लो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा बच्चों में, मैं आपको वापस से कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, एक बार समझ लो, बस एक बार दे दो, 1-2 घंटे जो भी लेक्चर का, थोड़ा लंबा जरूर हो गया है लेकिन 2 घंटे का लेक्चर जरूर बन रहा है, लेकिन आप एक बार इसको देख लो अच्छे से, 100% गारंटी दे रहा हूँ, इसके बाहर एग्जाम में कहीं नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, देखो क्या क्या इसको याद रखना है। देखो ये F1 है, ये 2F1 है, ये F2 है, ये आपका 2F2 है। ठीक है, अभी नंबरिंग कैसे देंगे, नंबरिंग कैसे देंगे बोलो, नंबरिंग देनी है हमें, कैसे देंगे, इसको देते हैं 1, यहाँ देते हैं 2, यहाँ देते हैं 3, ठीक है, ये पॉइंट है, ये 4, ये 5 और ये 6। ठीक है, दिया, चलो अब नंबरिंग देते हैं यहाँ पे कैसे दे दें, मान लो यहाँ पे दे दो तो यहाँ दे दो 1, ठीक, यहाँ दे दो 2, यहाँ दे दो 3, यहाँ दे दो 4, यहाँ दे दो 5 और यहाँ दे दो 6। ठीक है जी, तो 1 पे रहेगा तो 1 पे इमेज, 2 पे रहेगा 2 पे इमेज, 3 पे रहेगा 3 पे इमेज, 4 पे रहेगा 4 पे इमेज, 5 पे रहेगा 5 पे, 6 पे 6 और तो 6 पे इमेज कहाँ बना, ऑन द सेम साइड। ठीक है, ऑन द सेम साइड। अब यहाँ लिख लो, बेटर रहेगा, वहाँ से हटा के यहाँ लिख लो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा है, ऑन द सॉरी इमेज यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे इसके ऊपर, 6 नंबर यहाँ पे इसके ऊपर। ठीक है, क्लियर है कि भाई 6 जब अपने कहाँ होगा, ऑब्जेक्ट 6 पे रहेगा, इमेज कहाँ होगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्लियर है, पक्का वाला समझ में आ गया। चलो आते हैं कॉनकेव लेंस के बारे में। कॉन्वेक्स समझ में आ गया बच्चों, बोलो क्लियर हो गया, अच्छे से मजा आ गया। एक बार थोड़ा एक्टिवनेस दिखा देना है, थोड़ा एक बार कमेंट कर देना है क्या सर समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है, अच्छे से आ रहा है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, नेक्स्ट वीडियो कोई किस टॉपिक पे चाहिए आप इस पर कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो अपने उस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो सो इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। अब कॉनकेव लेंस के अंदर हमें बात करनी है, तो कॉनकेव लेंस में हमें क्या प्रॉपर्टी बताई गई थी कि भाई बीच से कैसा हो, पतला हो, थिन हो और एजेस पे कैसा हो, मोटा हो, उसको क्या बोलेंगे हम, कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे, अब इसके इमेज फॉर्मेशन देखनी है अपने को। इमेज फॉर्मेशन के अंदर अगेन से ये जो पॉइंट है, ठीक है, ये जो पॉइंट है आपके पास, ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऐसे ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलेंगे हम, ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, अब यहाँ भी आपके पास वही दोनों चीज़ें रहने वाली है। कौन कौन सी, कि भाई ये हमारे पास रहा F1, ये हमारे पास रहा F2, ये हमारे पास रहा F1 सॉरी, यहाँ पे रहा F2 और यहाँ पे रहा बच्चों 2F2। ऐसे यहाँ पे क्या है आपके पास F1, 2F1, यहाँ पे क्या है F2 और यहाँ पे क्या है 2F2। बोलो क्लियर है। अब देखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया, इन्फिनिटी पे, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है ऐसे लाइट जाएगी, ऐसे होके ऐसे निकल जाएगी, ऐसे होके ऐसे निकल जाएगी, लेकिन इसका एक इमेजनरी इमेज कहाँ बनेगा, इस पॉइंट पे बनेगा। ठीक है, सो ऑब्जेक्ट जब रखा गया कहाँ, इन्फिनिटी पे, इमेज कहाँ बनता है F1 पे। ठीक है, ऐसे ही जब आप यहाँ पे ले आओगे, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, ऑब्जेक्ट एनीवेयर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड इन्फिनिटी। मान लेते हैं इन्फिनिटी यहाँ पे है, तो ओ से लेके इन्फिनिटी के बीच में कहीं पे भी रख देंगे ऑब्जेक्ट, कहीं पे भी रख देंगे, मान लेते हैं यहाँ पे रख देते हैं, तो इमेज जो बनेगा बेटा कहाँ से बनेगा, एक आप यहाँ से पास कराओ। ठीक है, तो यहाँ से पास कराओगे तो एक लाइट ये आ रही है वापस, और ये दोनों जहाँ मिल जाएंगे वहाँ पे क्या बनेगा, आपका इमेज बन जाएगा। क्या बनेगा, आपका इमेज वहाँ से बन जाएगा। तो ये बिटवीन F1 एंड O ऑब्जेक्ट कहाँ बना, इमेज कहाँ बना है, F1 और O के बीच में। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलो अब इसका भी एक बार समराइज कर लेते हैं। इन्फिनिटी पे है तो ये तो सिंपल सा ही है, बाहर दोनों केस में कैसा है, वर्चुअल डायरेक्ट है, बाकी इस चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो। चलो देखो अभी अब आते हैं लेंस फॉर्मूले पे। अब लेंस फॉर्मूला जो है बच्चों, लेंस फॉर्मूला मिरर क्या था, 1/f = 1/v + 1/u था। लेंस में क्या है, 1/f = 1/v - 1/u है। सिंपल सा है, ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का नहीं है। तो प्लस यहाँ माइनस कर देना है, बस माइनस को चिपकाओ, काम चलाओ। यहाँ पे क्या था, m की वैल्यू क्या थी, -v/u थी, यहाँ पे क्या कर देने का, प्लस कर देने का, सिंपल। ठीक है, इस प्लस को माइनस कर देने का, और यहाँ पे जो पहले माइनस था मिरर में वो यहाँ पे क्या करना है, प्लस कर देना है। बाकी सब चीज़ आपके सामने है। ठीक है, डिस्टेंस के बारे में समझ लेते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है कि अगर मान लो कि हमारे पास ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है जी, ओके। चलो तो अब देखो बेटा, यहाँ से लाइट ऐसे आई, यहाँ से लाइट ऐसे आई, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे गई और ऐसे बनी। तो ये जो डिस्टेंस है जहाँ पे इमेज बनता है, इसको बोलते हैं इमेज डिस्टेंस, और सॉरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज करो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ कहीं रखा है, तो ये डिस्टेंस हुआ आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये डिस्टेंस हुआ आपका इमेज डिस्टेंस। मान लेते हैं यहाँ कहीं f है, तो ये डिस्टेंस हुआ आपका फोकस।
या प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ। क्लियर हुआ? ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है उसको बोलेंगे स्मॉल एफ, दैट इज प्रिंसिपल फोकस या फोकल लेंथ। इसको फोकल लेंथ बोलते हैं, स्मॉल एफ को बेसिकली फोकल लेंथ। ठीक है, और ये डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये इमेज डिस्टेंस। ऐसे ही इसके अंदर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा गया है, लाइट रे ऐसे आई ऐसे गई, ठीक है, तो ये डिस्टेंस जो हुआ दैट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। जहाँ भी इमेज बन रही, मान लो यहाँ इमेज बना तो ये क्या हुआ आपका इमेज डिस्टेंस, और यहाँ मान लो एफ है अपने तो यहाँ हुआ आपका एफ। ठीक है, क्लियर हुआ? समझ में आ गई बात? अब एक्टिव फोकल लेंथ कौन सा है, थोड़ा एक बात और भी समझ लो कि जब आप इन्फिनिटी पे लाइट रखोगे, जहाँ पे फोकस होगा, जहाँ पे इमेज बनेगा, वही हमारे लिए मेन फोकस है, वही हमारे लिए मेन फोकस है। ठीक है, क्योंकि इसमें फोकस दोनों साइड है भाई, F1 इधर भी है, F2 इधर है। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस के लिए मेन फोकस कौन सा होता है, F2, और कॉन्केव लेंस के लिए मेन फोकस कौन सा होता है, F1। कौन सा होता है, F1। इसके लिए क्या रहेगा भाई, लाइट ऐसे आई, इन्फिनिटी से लाइट आएगी, यहाँ मिलेगी, जिसको बोलेंगे हम, ये हमारा कौन सा था, F2 था ना, इसलिए ये मेन फोकस ये है। इसमें इन्फिनिटी से लाइट आएगी कहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, इसलिए मेन फोकस कौन सा है, F1 है। बोलो क्लियर है? ठीक है, अब देखते हैं थोड़ा सा साइन कन्वेंशन। ठीक है, फटाफट देखते हैं साइन कन्वेंशन। देखो ये लेंस हुआ ये, ठीक है, आपके पास यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पे आपका F2, यहाँ पे आपका 2F2। ठीक है, तो जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो, जब भी आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हो तो 5 केस में तो इमेज इधर बन रहा था, 1 केस में इधर इमेज बन रहा था। पर मैंने आपको बताया था U और HI को याद रखना है, सॉरी HO, ये हमेशा पॉजिटिव होगा और ये हमेशा नेगेटिव होगा, याद रहेगा ना, इसको याद रखना। ठीक है, इसके अलावा बाकी सब पे काम करना है अपने को। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जब हम मान लो कहीं भी रख देते हैं, यहाँ कहीं भी रख दो, इसके अलावा इस जगह, मतलब इनके बीच में नहीं रखना, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में नहीं रखेंगे तो इमेज इधर बनेगा। जब इधर एक्सिस, इधर क्या होता है, पॉजिटिव एक्स होता है, इधर क्या होता है, नेगेटिव एक्स होता है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों कि V की वैल्यू होगी पॉजिटिव, F की वैल्यू होगी पॉजिटिव, HI की वैल्यू होगी ऊपर और नेगेटिव। ठीक है, HI की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। ये HI को किससे पहचानते हैं, HI को पहचानते हैं हम नेचर से। कैसा नेचर, कैसा है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब उल्टा, मतलब नेगेटिव। वर्चुअल इरेक्ट है, इरेक्ट का मतलब सीधा, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, तो HI के लिए लोड नहीं लेना, मेनली इन दोनों को समझना है। ठीक है, तो इधर बनेगा, बट स्पेशल केस होगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी स्पेशल केस में। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरा हमारा कौन सा है, कॉनकेव लेंस। ठीक है, कॉनकेव लेंस की बात करें तो बेटा यहाँ पे V की वैल्यू, F की वैल्यू सब कैसी होती है, नेगेटिव। इसमें ऑल नेगेटिव याद रखना है। ठीक है, क्या याद रखना है, ऑल नेगेटिव याद रखना है। ठीक है, इसको समराइज करें मिरर के साथ, देखो फटाफट कर लेंगे, फटाफट तो आपको समझ में आ जाएगा, मजा आ जाएगा। देखो कॉनकेव, ठीक है, कॉनकेव की बात करते हैं। कॉनकेव ये हमारा मिरर है और मान लेते हैं ये लेंस है। ठीक है, ऐसे ही कॉन्वेक्स मिरर और लेंसेस। ठीक है, देखो ध्यान से, अगर हम कॉनकेव की बात करें, मिरर की बात करें, तो मिरर में क्या था, याद करो, तो ऑल नेगेटिव था। यहाँ पे क्या था, ऑल पॉजिटिव था। ठीक है, याद है। और उस मिरर में यहाँ स्पेशल केस होता है। स्पेशल केस कहाँ होता है, यहाँ पे था, इस वाले केस में। और जब स्पेशल केस आएगा तो जो हमारे पास V होता था वो क्या होता था बेटा, क्या होता था, बोलो बोलो बोलो, क्या होता था, ये पॉजिटिव हो जाता था। बाकी तो सब कुछ एज इट इज रहेगा, बाकी सब कुछ। और HI भी, सॉरी HI भी क्या हो जाएगा आपका, ये भी नेगेटिव हो जाता था, सॉरी पॉजिटिव हो जाता था। ठीक है, नहीं तो बाकी केस में नेगेटिव। बाकी मैंने आपको HI के लिए बताया। HI के लिए आपको याद रखना है रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड अगर केसेस दिख रहा है आपको, इन्वर्टेड केस दिख रहा है कहीं लिखा हुआ है तो मतलब नेगेटिव हुआ, और इरेक्ट का दिखा तो मतलब पॉजिटिव हुआ। आपको यही देख के समझ जाओ, इतनी जरूरत नहीं इसको लर्न रखने की। ठीक है, बट अगर फिर भी देखना चाहो देखो, तो स्पेशल केस में ये था। अब देखो यहाँ पे कॉन्वेक्स की बात करें तो कॉन्वेक्स के अंदर ये हमारा कॉनकेव मिरर हो गया। अब एक अच्छा लेंसेस हैं, वेट एक मिनट, ये देखो, ये कॉनकेव लेंस की बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव लेंस अभी हमने डिस्कस किया पीछे यहाँ पे। ठीक, कैसा रहेगा, ऑल नेगेटिव है। कैसा है देखो, तो चाहे मिरर हो चाहे लेंस हो, यहाँ भी ऑल नेगेटिव, यहाँ भी ऑल नेगेटिव। क्लियर है। इसमें क्या है देखो, ऑल पॉजिटिव, और इसमें भी ऑल पॉजिटिव। ठीक, इस वाले ऑल पॉजिटिव के लिए तो आपने सोचना नहीं, मिरर के लिए, पर लेंसेज में सोचना है। लेंसेज में स्पेशल केस आएगा इसके अंदर। स्पेशल केस जब आएगा तो क्या मानना है, जो V की वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, बोलो, V की वैल्यू हो जाएगी नेगेटिव, और HI की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, तो ये दिमाग में रखो। दिमाग में क्या रखना है कि कॉनकेव होकर, कॉनकेव लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑल नेगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स लेंस हो चाहे मिरर हो, ऑल पॉजिटिव होता है, स्पेशल केस को छोड़ के। कॉन्वेक्स ऑल पॉजिटिव, कॉनकेव ऑल नेगेटिव। क्लियर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चंस। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया बच्चों, 4 सेंटीमीटर।
करोगे खुद से एक बार पॉज करके खुद से ट्राई करें, कमेंट करें, फटाफट करें, एक बार ट्राई करें, ठीक है, करोगे तो आएगा। देखो हाइट दिया है कितना 4 सेंटीमीटर, एक बार कर लो तुम लोग, चलो एक दो सेकंड का पॉज ले लो, करो खुद से 1-2 मिनट लेके ट्राई करो, करें हम लोग। चलो देखो, तो HO की वैल्यू दिया है 4 सेंटीमीटर, प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यू कितना दिया है बच्चा 30 सेंटीमीटर, ठीक है। फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। बोलो 3 बात समझ में आ गई। देखो कैमरा चेक करना पड़ेगा वापस से। चलो बिल्कुल मजा है, बढ़िया आ रहा है वीडियो। तो HO की वैल्यू हो गई, U की वैल्यू हो गई, F की वैल्यू हो गई, और साथ ही साथ क्या दिया है, कुछ और नहीं दिया है। निकालना है अपने को डिस्टेंस ऑफ द इमेज V निकालना है बच्चा, और HI निकालना है अपने को, ठीक है। करें, देखो सो फॉर्मूला वी ऑल नो क्या होता है, 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। F कितना है 20, F कितना है 20, V कितना है 1/v, V कितना है हमारे पास हमें मालूम नहीं, U कितना है हमें पता है, दैट इज देखो ये माइनस, अच्छा हमने साइन लगाए नहीं। कौन सा लेंस है बच्चों, तो ये है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस का मतलब देखो ऑल पॉजिटिव, कैसा स्पेशल केस नहीं होता, क्या है ऑल पॉजिटिव, यानी कि ये तो नेगेटिव रहेगा, उसकी बात ही छोड़ देते हैं, ये पॉजिटिव रहेगा, सब पॉजिटिव रहेंगे, तो ठीक है। ये हमारे पास माइनस का 30, बोलो बात समझ में आई। तो 1/20 इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/30। सो इधर आया ये, तो 1/v इक्वल्स टू 1/20 माइनस 1/30। अभी एलसीएम लेना चाहो तो ले सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हम तो, 3 2 6, 32 00 तो 30 और 20। सो 1/v इक्वल्स टू 10/600, तो 2 1 0 से 1 0 गया, तो v की वैल्यू कितनी आई बच्चा 60 सेंटीमीटर। बोलो क्लियर हुआ, v की वैल्यू कितनी आई 60 सेंटीमीटर, कितनी आई 60 सेंटीमीटर। अच्छा दूसरा क्या निकालना है, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज निकालने का फॉर्मूला मालूम है अपने को, कहाँ निकालें, यहाँ निकालें, देखो। सो HI बाई HO इक्वल्स टू कितना होता है V/U। लेंस में मिरर में क्या था माइनस V/U, यहाँ पे क्या है प्लस V/U, ठीक है। इसको भी इधर लेके जाएगा नहीं जा रहा, छोड़ो। सो HI की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, कहाँ गया हमारा HI, HI इसमें निकालना है, चलो x हो गया। HO कितना है हमारा 4 है, ये कितना है V कितना है, अभी हमने कैलकुलेट किया 60, U कितना है हमारे पास माइनस का 30। सो 30 2 60 हुआ, और ये इधर चला जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस का 8 सेंटीमीटर, माइनस का 8 सेंटीमीटर। आप देख सकते हो माइनस आ रहा है, मतलब इन्वर्टेड इमेज होगा। समझ में आ रही है ना, ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों, अगर समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पावर ऑफ लेंस। देखो अभी क्या है कि अगर आप सबने चश्मा, बहुत सारे बच्चे चश्मा पहनते ना, कि किसी बोलते हैं ना पावर इसका ज़्यादा है, पावर कम है, इसका मतलब क्या है, लेंस के पास पावर तो होता है। अब इस पावर का मतलब क्या है, पावर का मतलब है बच्चों कि द एबिलिटी ऑफ लेंस टू मैग्नीफाई और डीमैग्नीफाई। भाई कोई लेंस लगाने से कितना ऑब्जेक्ट बड़ा हो जाएगा, या कोई लेंस लगाने से कितना ऑब्जेक्ट छोटा हो जाएगा, उससे हम बोलते हैं पावर। द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज, ठीक है, कन्वर्ज और डाइवर्ज द रे ऑफ लाइट। तो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी या डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी है जो लाइट की, क्या बोलते हैं हम, पावर ऑफ लेंस। क्या बोलते हैं बच्चों, पावर ऑफ लेंस। इसका फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f। ये भी एक डेफिनेशन है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो P बराबर 1/f है। तो P का यहाँ पे जो यूनिट होगा, ऐसा यूनिट क्या होगा, वो डायप्टर होने वाला है, MCQ में आता है, इसको ध्यान रखना। और P मोस्टली कैसा है, मीटर में, ऐसा यूनिट तो क्या होगा मीटर होगा, बट ज़्यादातर क्या दिया होता है, जनरली किस में होता है, सेंटीमीटर में दिया होता है क्वेश्चंस में, ठीक है। सो जैसे मान लो अगर 1 मीटर है, आप उसको सेंटीमीटर करोगे तो आपको पता होता है, सेंटीमीटर कन्वर्ट करना आता है ना सबको। भाई 2 मीटर है, दैट मीन्स 2 मीटर का मतलब कितना हुआ 200 सेंटीमीटर। क्या बोला जाएगा बताओ, 1 मीटर इक्वल्स टू हाउ मच सेंटीमीटर, तो क्या बताओगे भाई 100 सेंटीमीटर, सिंपल सा। खैर अभी पावर में ये जो पॉजिटिव नेगेटिव उसको समझ लेते हैं। जिसका फोकल लेंथ पॉजिटिव उसका पावर भी कैसा पॉजिटिव, और जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी कैसा नेगेटिव। मतलब ये है कि जैसे कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव होता है, तो उसका पावर भी कैसा होगा पॉजिटिव होगा। कॉन्केव लेंस है, अगर उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है तो उसका पावर भी क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। जस्ट अ मिनट, ठीक है। सो इसके थ्रू आप समझ जाओगे, बराबर है। अच्छा अभी दूसरा है कि पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन का भी क्वेश्चन आते हैं कि अगर मान लो बहुत सारे लेंसेज लगा रखे हैं, ऐसे ये प्लस ये ऐसे बहुत सारे लेंसेज एक साथ जोड़ के हैं, तो इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज। तो वहाँ पे कुछ भी नहीं करना, जब बच्चा बस P1 P2 P3 ऐसे करके ऐड करते चले जाना है और अपना काम निकाल लेना है। बोलो ठीक है, समझ आगे बात। पावर ऑफ लेंस समझ में आया, एबिलिटी ऑफ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी। पावर लेंस जिसका पॉजिटिव होगा उसका मतलब, अगर फोकल लेंथ जिसका पॉजिटिव उसका पावर भी पॉजिटिव, जिसका फोकल लेंथ नेगेटिव उसका पावर भी नेगेटिव। बाकी फॉर्मूला आपके सामने है। सो P इक्वल्स टू P1 P2 P3 ऐसा कर सकते हो, या P इक्वल्स टू 1/f होता है तो P इक्वल्स टू 1/f1 1/f2 1/f3 आप ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। चलो आते हैं क्वेश्चन पे। द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज इन कॉन्टैक्ट इज 1D।
पावर की वैल्यू कितनी दी है बच्चा 1d, और कौन सा प्लस का 1d, ठीक है। इफ द फोकल लेंथ ऑफ द वन ऑफ द लेंस इज द कॉम्बिनेशन इज 20 सेंटीमीटर, ठीक है, f1 ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, एंड द फोकल लेंथ ऑफ द अदर विल बी, देखो ये पूछ रहा है। अब बोला है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का पावर कितना दिया है 1, ठीक। तो अपने को पता है P बराबर 1/f1 प्लस 1/f2। P की वैल्यू कितनी है 1 दिया है, ठीक है। 1/f1 कितना है हमारे पास 20 है, प्लस f2 पता नहीं है तो 1/x है, ठीक है। इधर लेके आएंगे, सो 1 - 1/20 इक्वल्स टू 1/x, सो 20 - 1 इक्वल्स टू 19, तो 1/x इक्वल्स टू 19/20, तो x इक्वल्स टू 20/19 सेंटी, तो 20/19, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। बट अब देखो ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है। क्यों गलती हुआ बताऊं मैं आपको। ये क्वेश्चन गलत इसलिए हुआ बच्चों क्योंकि यहाँ पे देखो ये है डायप्टर SI यूनिट और ये क्या है सीजीएस यूनिट, समझ में आ रही बात। तो SI और सीजीएस का यहाँ गड़बड़ी हो गया है, इसलिए अब आपको ऐसे क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखना है कि सीजीएस और SI में गड़बड़ी करनी नहीं है, ठीक है। देखो इसको हम दोबारा सॉल्व करते हैं, ये गलत हो गया है, ठीक। कैसे सॉल्व करेंगे इसको तो रहने देते हैं, यहाँ से मिस्टेक होगी जिसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। मैं इसलिए किया ताकि आपको चीज़ें समझ में आएगी भाई गलतियाँ कहाँ हो सकती हैं, पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है। देखो पहले तो आपको ना चेंज करना पड़ेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते पर इनको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, मान लेते हैं हमारे पास f1 की वैल्यू जो दी है, दैट इज f1 की वैल्यू कितनी है प्लस का 20 सेंटीमीटर। सो अब इसको मीटर में करना है, 1 सेंटीमीटर का मीटर इक्वल्स टू, बताओ 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तो ये होता है ना 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 1/100 मीटर, तो 20/100 मीटर, तो 20 0 0 गया, तो 2 5 10, कितना आया 1/5 मीटर, ये आ गया। f2 अपने को निकालना है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, तो 1 बराबर कितना है 1/5, तो 1/5 प्लस 1/f2, ये ऊपर चला गया तो कितना आया बेटा कि 1, ये ऊपर गया था 1/5 हो गया, 1 - 5 इक्वल्स टू 1/f2, क्लियर है 1/f2। सो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 4 आ गया माइनस का, तो f2 इक्वल्स टू 1/4, f2 इक्वल्स टू 1/4 मीटर में आया है, किस में आया है मीटर में आया। अब मीटर सेंटीमीटर पे अपने को आंसर सेंटीमीटर में दिया है, चार ऑप्शन, तो मीटर सेंटीमीटर जाने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, तो 1/4 इंटू 100, तो कितना हुआ 2500 जा, तो कितना हुआ f2 की वैल्यू माइनस का 25 सेंटीमीटर, क्लियर है, समझ में आई बात, समझ में आ गया आपको, क्लियर हुआ। सो वीडियो करते हैं यहाँ पे एंड। आई नो वीडियो थोड़ा लेंदी हो गया है बच्चों, लेकिन यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आपने कंप्लीटली और अच्छे से देख लिया है, अगर आपने नोट्स बना लिया है, तो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले हैं इस चैप्टर से, क्योंकि हमने वो हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस की है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट करिए कोई वीडियो जो आपको चाहिए आपके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, ठीक है। एंड वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें चैनल को, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, गुड बाय।